तो मैं कैंटीन के डोर पे खड़ी थी, मैं वेट कर रही थी एक एमपी का, तो वो आई तो वो रुक गई, तो कहती हैं आई लाइक योर बैग। तो मैं बोला मैम थैंक यू। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मुझसे मेरे अक्सर उनसे बात होती है। उन्होंने मुझे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के बाद आपको पता है, और एक ने नहीं 2-3 लोगों ने बताया, अलग अलग लोगों के नाम, कि प्रवक्ताओं ने कहा बड़े प्रवक्ता थे भाजपा के। हाँ, हम तो पार्टी के लाइन पे हैं, हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट उठा के आप इसको बताना कि ये नियम कितने गलत हैं। एक सांसद ने तो हमें बताया कि नहीं मैं तो था ही नहीं। दिग्विजय सिंह को हमने कई बार फोन लगाया। हम लोग तो ये मानते हैं ना कि हम कोर्ट हैं, जैसे आप लोग ये मानते हैं हम कांग्रेस हैं, हम बीजेपी हैं, हम तो हम ये मानते हैं। तो हम ये रिपोर्टर आपस में बात कर कि ये मामला तो अपने ही पास आएगा आखिर में, और आ गया। आते ही हमने कहा देखना इस पर रोक लगेगी। एक नेता हमको फोन घुमाए और स्क्रीनशॉट भेज दिए कि ये देखिए इतने ही मेंबर प्रेजेंट थे जो नाम नीचे लिखा है, और हम गए हुए थे विदेश, हम अटेंड कर रहे थे कोई और असेंबली, हम यहाँ पे नहीं थे जब ये गाइडलाइंस पारित हुई है। पूछा कि हु इज दिस चौकीदार तो लोगों ने बताया जी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, तो ये कहते चौकीदार चोर है। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। क्या चाय चाय पी लो। चाय पी अभी लेते हैं। हाँ, एक कप तो थोड़ा ले एक लिया बार हमने। साउंड चेक दे दो जरा। हेलो हेलो प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, हेलो राहुल 1 2 3 हेलो 1 अरे मैं फोन आता है ना किसी का, हाँ, तो हेलो की जगह हेलो 1 2 3 निकल जाता है। इतना आदत पड़ गया है इसका अब। क्योंकि हर हफ्ते तुम आके यहाँ यही मुझे करते तो हो। जैसे ही कैमरामैन बोलते हैं कि ऑडियो चेक करा दो, तो मेरे मुंह से ही निकलता प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। कई बार जनता भी हंसने लगती काफी है। यूनिवर्सल एड्रेस। लत पड़ गई है हमें, लत। हाँ सही में। हमें तो लत पड़ गई है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत शायद व्यूअर्स को भी अच्छा लगता होगा हमारा शो, जिस टाइप के कमेंट्स हम देखते हैं, तो वो जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन एंजॉय तो करते हैं लोग। ओह थैंक यू वेरी मच। आप हम एंजॉय मतलब करते हैं। भले आप इसको पसंद ना पसंद कर, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा लाइक लोग इट और बताते हैं। डिसलाइक इट बट यू कैन नॉट इग्नोर Yes, yes, इट। यू yes, कैन नॉट इग्नोर yes. इट। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम आपस में भी आप लोगों की बातचीत करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ते भी हैं कि आप लोगों ने हमारे शो के बारे में क्या लिखा है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग रिपोर्टर्स ऑफ एयर को इतना प्यार करते हैं, उसको देखते हैं। हम एक नए एपिसोड के साथ यहाँ आ चुके हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल। मेरे साथ आज हैं संजय शर्मा, श्रेया चैटर्जी और हमारे इन हाउस आरजी यानी कि राहुल गौतम। ये थोड़ा सा आज लेट हैं क्योंकि कांग्रेस की एक प्रोटेस्ट कवर करते हुए आए हैं। प्रोटेस्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इस बार जो एक दुखद खबर हम सबको सुबह सुबह मिली, वो भी संसद के पहले दिन, वो है महाराष्ट्र के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की जिस तरीके से उनका निधन हुआ प्लेन क्रैश के अंदर। हम वो सारी कहानियाँ आपको इस एपिसोड में बताएंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप लोग रिपोर्टर्स ऑफ एयर को ज़रूर देखें आज तक रेडियो पर। हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप हमें सुन भी सकते हैं एप्पल पर और स्पॉटिफाई पर। हम शुरुआत करेंगे ये जो दुखद खबर थी इससे, क्योंकि हम सभी लोग उस समय मौजूद थे फील्ड पे। संसद का पहला दिन था, सुबह सुबह ये खबर आती है और हम सब एकदम भागते हैं। हम में से कुछ लोग शरद पवार के घर जाते हैं, जैसे श्रेया शरद पवार के घर गई थी दिल्ली के अंदर, मैं प्रियंका चतुर्वेदी के घर गई थी, राहुल भी फील्ड पर मौजूद थे, संजय जी भी फील्ड पर मौजूद थे। शुरुआत हम इस चीज़ से करेंगे कि जब ये खबर आई तो थोड़ा सा देखिए टाइम लगता है ऐसी खबरों के अंदर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आने में, क्योंकि सुबह सुबह खबर आई थी तो पहले ऐसे लगा था कि एक एक्सीडेंट है। उसके 10-15 मिनट के अंदर क्लैरिफिकेशन हुआ कि एक्सीडेंट नहीं, क्रैश है। और उसके थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर यानी कि 20 मिनट में ये पुष्टि हो गई थी कि प्लेन क्रैश है, डेडली क्रैश है, और जितने भी लोग ऑन बोर्ड थे उनमें से कोई नहीं बचा। मैं प्रियंका चतुर्वेदी के घर गई थी, क्योंकि मैं उस समय एक्चुअली संसद ही जा रही थी, क्योंकि पहला दिन था। 28 तारीख संसद का सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, बजट का सत्र पहला दिन था। जैसे ही खबर आई तो पार्लियामेंट का जो गोल चक्कर है उससे यू टर्न लिया, प्रियंका चतुर्वेदी के मैं घर गई। मैं आपको बता सकती हूँ कि महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस तो खास तौर से शॉक में थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी के घर मैं गई, कुछ और रिपोर्टर्स भी थे, तो खुद उनको इस बात को एक्सेप्ट करने में समय लग रहा था कि ये वाकई में हो चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी वहाँ से सीधे गई शरद पवार के घर, जहाँ पे सुप्रिया सुले मौजूद थी। आप श्रेया शरद पवार के घर के बाहर थी। जो मुझे समझ आया, जो हम लोगों ने सुना उस दिन बाद में संसद के अंदर, वो ये है कि सुप्रिया सुले ने पर्सनली लोगों को कॉल किया
और बताया कि हाँ, क्योंकि कई लोगों के फिर फोन आने लग गए थे क्या क्या ये सच है, तो उनके घर के अंदर और बाहर क्या माहौल था? मैं तो जब वहाँ पे पहुँची थी तब सुप्रिया सुले और अजीत पवार के परिवार की उनकी जो फैमिली थी वो भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। पार्थ पवार, उनकी पत्नी, सब वहीं पे मौजूद थे और माहौल ऐसा था कि थम सा गया था, क्योंकि तभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन ऐश्वर्या तब तक आई नहीं थी। सब इंतज़ार कर रहे थे कि डीजीसीए से ऑफिशियल कंफर्मेशन आए। और इस बीच आई थिंक आप जब प्रियंका चतुर्वेदी से मिली होंगी, उसके तुरंत बाद प्रियंका चतुर्वेदी भी पहुंची, फिर फौजिया खान भी वहाँ पहुंची, और उसके अलावा एनसीपी के 1-2 और एमपीज़ भी थे वहाँ पे जो पहुँचे। लेकिन जैसे ही डीजीसीए से कंफर्मेशन आई कि अनफॉर्चुनेटली जितने भी 5 लोग उस विमान में मौजूद थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया, तो तुरंत उसके 15 मिनट बाद हम देखे कि पूरा जो परिवार है वो बारामती के लिए रवाना हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ पे देख रहे थे कि जो वहाँ के एमपीज़ है महाराष्ट्र के, वो एक के बाद एक आ रहे थे, क्योंकि परिवार के साथ लोगों को ये उम्मीद होती है कि हम जाके खड़े हों उनके साथ। हमने देखा कि कैसे प्रियंका चतुर्वेदी और फौजिया खान, वो आए तो अलग थे लेकिन वो दोनों साथ बैठ के निकले, क्योंकि ऐसे दुख के घड़ी में जब आप भी थोड़ा तहम से जाते हैं, क्योंकि आपके साथ जब प्रियंका चतुर्वेदी बात कर रही थी तो वो बात के बीच ही रोने लग गई थी। हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी इमोशनल हो गई थी और उनका ये कहना था कि भाई देखिए आप, वो उन्होंने कहा कि उन्होंने काम भी किया है अजीत पवार के साथ, बाद में थोड़े से मतभेद हुए, लेकिन मतभेद होने का मतलब ये नहीं है कि रिलेशन फॉर एवर ख़त्म हो गया। जो बाद में जो मेरी एक्चुअली बात हुई, अब जब ये सब लोगों से बातचीत होगी उसके बाद हम संसद गए, क्योंकि पहला दिन था, वहाँ भी कई सारे लोग बात कर रहे थे। वहाँ पे भी मतलब जो एक एमपीज़ के अंदर भी ना फर्स्ट डे जो पार्लियामेंट होता है काफ़ी उत्साह होता है, काफ़ी एनर्जेटिक वो लोग रहते हैं कि भाई अब पहला दिन है, वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुछ सारी चीज़ें लेके आते हैं, उनको लगता है कि हम बात करेंगे इस बारे में, वो कुछ नहीं था। और एक नेता के तौर पे मुझे ऐसा लगता है आप रिलेट भी करते हो, क्योंकि कई दफ़ा एक नेता एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए चार्टर फ्लाइट्स लेते हैं, तो जो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी थी वो भी एक किसी भी इंसान को सहम सा कर देता है। और हमने वही देखा, कई बाइट्स भी जो आ रही थी पार्लियामेंट से, कोई खुश, मतलब कोई नॉर्मल जो एक दिन की तरह वो नहीं था। उसके बाद आई थिंक जब पूरा परिवार वहाँ से निकल चुका, दिल्ली में एटलीस्ट जो हमारे मीडिया में जो मेन एक खबर चल रही थी वो ये थी, जो कंपनी थी, जिस कंपनी की प्लेन से वो उड़े थे, उस कंपनी की ऑफिस महिपालपुर में स्थित थी, दिल्ली में। तो हालांकि स्वाभाविक है कि जब ऐसा दिन होता है तो आपको तुरंत वहीं नेक्स्ट स्पॉट है, आप मूव करते हो वहाँ पे क्या हाल चले, क्योंकि काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया पे एलिगेशंस आ रहे थे उस कंपनी के खिलाफ, क्योंकि 2023 में भी मुंबई में ऐसा उन्हीं के एक लेयरजेट के साथ हादसा होके गुजरा था, जहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुई थी। हालांकि वहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई थी, किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन जो पायलट वो प्लेन चला रहे थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे। तो अभी भी उनकी स्थिति सही नहीं है, लेकिन कोई जान नहीं गंवाई। उसका भी जो इंसिडेंट था, वो इंसिडेंट रिलेट करके लोग सोशल मीडिया के तरह तरह के ट्वीट्स कर रहे थे कि ये एक रिपीट ऑफेंडर है ये कंपनी। तो स्वाभाविक है एक पत्रकार के तौर पे आपका भी इंटरेस्ट उसी में जाएगा कि आप वहाँ जाए, आप देखें क्या चल रहा है। तो मुझे याद है कि शरद पवार के घर से मैं डायरेक्ट निकली महिपालपुर के लिए। महिपालपुर अब दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट का जो रास्ता अंदर जाता है, उससे अंदर जाते ही एकदम वीएसआर वेंचर्स की ऑफिस थी। तब तक दूसरे पत्रकार भी समझने में लग रहे थे कि कहाँ पे है इनका ऑफिस, ढूंढ रहे थे। बड़ा था ऑफिस? बड़ा है ऑफिस, काफ़ी बड़ा है। 3 फ्लोर, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 माले की पूरी बिल्डिंग है उनकी, लेकिन बाहर से आप नहीं समझ पाएंगे कि वीएसआर वेंचर्स की ऑफिस है। मेरे लिए ये अच्छा लगता कि जब मैं जा रही थी, निकल रही थी, तो उनके जो डायरेक्टर है वीके सिंह, उनको मैंने फ़ोन लगा लिया था। तो उनको जैसे मैंने फ़ोन लगा लिया, फ़ोन पे उनकी बात हो रही थी। पहले तो वो बात नहीं करना चाह रहे थे, फिर उन्होंने बता दिया कि देखिए अजीत पवार के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। उनका ये भी कहना था वीके सिंह का कि उन्होंने खुद अजीत पवार को कई दफ़ा फ्लाई किया है। ये जो डायरेक्टर हैं ये पायलट भी हैं? ये पायलट रह चुके। उनके जो बेटे भी है जो वहाँ पे डायरेक्टर है, वो भी पायलट है। तो उन्होंने भी अजीत पवार को फ्लाई किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि बारामती में अजीत पवार को ले आना ले जाना हमारा रेगुलर था। तो ये कैसे हुआ, इसे हमें भी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। तो मैंने उनको ये भी बीच में पूछ लिया, सर आपका 2 ऑफिस दिखा रहा है, आपका ऑफिस कहाँ पे है? तो उन्होंने बता दिया था मुझे, तो इसीलिए मैं बाकी रिपोर्टर्स से मेरा कंफर्मेशन पहले था कि महिपालपुर में इनका ऑफिस है। तो मैं पहुंच जब चुकी थी तब मुझको वहाँ पे एक
प्रिंट के और एक रिपोर्टर थे, उसके अलावा कोई नहीं था। और बाहर क्या था, हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो सफदरजंग एयरपोर्ट की एक लोगो होती है वैसा एक गाड़ी खड़ी हुई है और 2-3 वहाँ पे जो सरकारी बाबू है वो खड़े हैं, लेकिन वो अभी तक अंदर घुस नहीं पाए। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे उनकी बातचीत हो रही है, उनसे रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि देखिए आप कोऑपरेट कीजिए, और सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा डरा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि तब तक VSR वेंचर्स के मालिक वहाँ पहुँचे नहीं थे। तो सिचुएशन कन्फ्यूजिंग सा था हमारे लिए भी, और वहाँ पे जो ऑफिसर्स भी पहुँचे थे। लेकिन कुछ समय में हमें ये पता समझ में आ गया, क्योंकि हमने भी DG से एक सीनियर अधिकारी को पूछा कि सर क्या आपके वहाँ से कोई टीम पहुँची है? तो ये प्रोटोकॉल होता है जब भी कोई क्रैश होता है, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर ही होता है, वो क्रैश साइट पे पहुँचते हैं, एक एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाते हैं, वो डिटेल्स भी जारी करनी होती है। तो उसके लिए वहाँ पे टीम पहुँच चुकी थी। तो ये AIB की वो टीम थी जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, और हमारे ही सामने फिर VK सिंह पहुँचे और अंदर लेके पूरी टीम को गए। फिर 3 घंटा ऐश्वर्या वो टीम वहाँ पे रुकी। उन्होंने जो भी सवाल थे फ़्लाइट के, जो एयरवर्दीनेस रिपोर्ट होती है कि आप फ़्लाइट टेक्निकली फ़िट थी चलाने के लिए, जो पायलट्स थे उनके एक्सपीरियंस क्या थी इत्यादि, ये सारी डिटेल्स वो लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए। फिर 3 घंटे बाद वो निकले। और इसी बीच अगर हमको याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से भी बहुत जल्द रिपोर्ट आ गई थी कि क्या मतलब क्या वो प्लेन टेक्निकली फिट थी या नहीं, जो 2 पायलट्स थे वो मेडिकली फिट थे या नहीं, ये सारे डिटेल्स बहुत डिटेल तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के साथ कि क्या हुआ था उस दिन, वो सारी डिटेल्स बहुत जल्दी आ गई थी। इसमें श्रेया जानना चाहूँगी कि पायलट्स जो थे क्या वो वाकई में फिट थे? क्योंकि थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी ने एक बयान दिया, उसके बाद एक मतलब बवाल सा मच गया, बवंडर सा आ गया, क्योंकि लोग सवाल पूछने लगे पायलट्स की फिटनेस पर। तो पायलट फिट थे? देखिए दोनों पायलट्स फिट थे, क्योंकि उनके जो डिटेल्स साझा किया गया था, कैप्टन सुमित कपूर, उनका एक्सपीरियंस आवर अगर हम माने 15,000 घंटों की थी। 61 ईयर्स उनकी उम्र है। शंभवी पाठक जो उनके को पायलट थी, उनकी 1500 घंटे की थी। तो ये दोनों एक्सपीरियंस पायलट्स में से माने जाएंगे। ये भी कहा गया है कि जो सुमित कपूर है पहली बार ये उड़ान नहीं भर रहे थे बारामती में, क्योंकि बारामती एक रेगुलर एयरफील्ड नहीं है, ये आपका कमर्शियल फ्लाइट्स वहाँ पे नहीं उड़ता है, ये G क्लास एयरफील्ड है। ऐसे एयरफील्ड्स में भी मॉनिटरिंग जो सुविधाएं हैं वो हमारे साधारण एयरपोर्ट जैसे नहीं है, और ये एक सेमी टेबल टॉप एयरपोर्ट है। तो एक्सपीरियंस पायलट भी थे, वहाँ पे उड़ान भर भी चुके थे। तो पहली दफ़ा नहीं कि वो जा रहे थे और एक चूक हो गई उनसे, क्योंकि कई दफ़ा यही होता है ना, हम तुरंत एक रीज़न चाहते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, जांच चल रही है। हालांकि DGCA की एक बहुत सीनियर अधिकारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझाया कि उस दिन जब पहली बार उड़ान फर्स्ट लैंडिंग करने की अप्रोच की 8:18 के आसपास, तब उनको रनवे नहीं दिखा और उनकी जो कम्युनिकेशन रही, क्योंकि आप ऐसे एयरपोर्ट में सिर्फ एक जो ATC होती है वो एक रेडियो बेसिक फैसिलिटी के तहत चलती है, और 2 फ्लाइंग स्कूल्स जो वहाँ पे हैं वो ये रेडियो फैसिलिटी चलाते हैं। यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग मीटेरोलॉजिस्ट नहीं होता है जो वेदर रिपोर्ट वहीं के देते हैं, वो फ्लाइंग स्कूल ही वो साझा करते हैं। तो काफ़ी जो उस वहाँ पे उड़ान भरने की जो प्रक्रिया है वो एक्चुअली जो पायलट है उनकी फ़्लाइट एक्सपीरियंस या फिर उनकी साइट में रनवे कैसे दिख रही है, जो VFR फील्ड्स कहा जाता है, तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन के पहले जब उनको पूछा गया कि क्या आपको फ्लाइट दिख रही है, रनवे दिख रही है, तो कहा कि नहीं दिख रही है। पहले में नहीं दिखा उनको। 8:18 में जब वो लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहे थे, फिर उनसे पूछा गया, क्रू ने पूछा ATC से कि विजिबिलिटी कितनी है, तो कहा गया कि 3 किलोमीटर 3000 मीटर की विजिबिलिटी है। फिर जब दूसरे अप्रोच में आया, दूसरे अप्रोच में भी तुरंत उन्होंने पहली बार बोला कि अभी भी हमें रनवे नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बदल के उन्होंने बोला नहीं हमें रनवे दिख रही है। और 8:43 में ये कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद बिफोर कोई गो अहेड दे या फिर रीडबैक आए, 8:44 में क्रैश हो गया था। तो जो DGCA के वो जो सीनियर ऑफिशियल है उनका ये कहना है कि 2 कारण हो सकता है जो अभी जांच चल रही है। एक तो टेक्निकल फिट थी या नहीं, पेपर में फिट थी लेकिन फिर भी हमें उनको चेक करना ही पड़ेगा कि क्या प्लेन में कोई दिक्कत है या नहीं, या तो ये एक मिस जजमेंट था रनवे का। क्योंकि आप अगर समझेंगे टेबल टॉप सेमी टेबल टॉप रनवे अगर आप ऊपर से देख रहे हो जबकि आप एक सूरज को सामने फेस कर रहे हो, तो काफ़ी दफ़ा वो एक विजुअल मिस इंटरप्रिटेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो ये सारे चीज़ों को देखा जाएगा।
और इसके अलावा उनका ये भी कहना था जब हम वीआईपीज़ को लेके फ्लाई करते हैं तो एक एडिशनल प्रेशर भी होता है कि उनको समय से वहाँ पे पहुँचाना भी है। उस दिन अजीत पवार की अगर हम पूरे मतलब दिन की दिनचर्या देखें, 4 उनकी बैक टू बैक रैलीज थी, जिला परिषद में कई चुनाव थी, इसीलिए काफ़ी मीटिंग्स भी थे, तो वो भी एक एडिशनल प्रेशर होता है। दूसरी दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि आपको चले जाना चाहिए था, क्योंकि जी क्लास एयरफील्ड्स में एक रूल होता है कि आपको 5 किलोमीटर्स की विजिबिलिटी की रूल मान के चलनी चाहिए। लेकिन ये ऐसी भी चीज़ है कि अगर एक पायलट को फिर भी दिख रहा है तो वो फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि उन्होंने कुछ गलती की है, लेकिन एक रूल है कि अगर आप एक जी क्लास एयरफील्ड में उड़ान लैंड करवा रहे हो तो 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी रूल आप मानो। तो इसी वजह से जब ये पायलट की अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में एआईबी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जो वीएफआर होता है उस टेल में थे वो भी मिल चुका है, ये सारे एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन उन लोगों का ये भी कहना है कि उस दिन शायद उनको वापस जाना चाहिए था। एविएशन वीक थी उस दिन। एविएशन वीक में जब हैदराबाद में सारे वहाँ पे एआईबी के ऑफिसर्स और सारे जो वहाँ पे डीजीसीए के ऑफिसर्स थे, सारे रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे, सबका यही था कि उनको चले जाना चाहिए था वापस। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे कि आप जब एक फ्यूल लेके चलते हो एक एयरक्राफ्ट में, तब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या आप वापस जब सेकेंड अप्रोच के बाद चले जाएंगे, क्या आप उसी फ्यूल में वापस आ पाएंगे, या फिर आपको अगर कहीं और एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा। तो कई पैरामीटर्स है जो हमें एक आम आदमी या फिर आम रिपोर्टर के तौर पे समझ नहीं आती, लेकिन वो टेक्निकल इंसान जो वहाँ पे बैठ के वो फ्लाइट चला रहा है, उनको काफ़ी सारी चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। और ये सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी बोला कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें ना, जब अब हम संसद तो वापस आ गए थे, तो प्रफुल्ल पटेल उस दिन कुछ देर के लिए पार्लियामेंट आए थे। वो अब खबर उन तक पहुंच चुकी थी, तो वो बहुत तेज़ी से मकर द्वार से ऊपर जा रहे थे। उस समय बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मना कर दिया। जब वो वापस आए, 10 मिनट में ही वापस आ गए थे, तो समय बस उतना ही था कि वो मकर द्वार से उतरे बाहर, मतलब उतरे और अपनी गाड़ी तक, जहाँ तक वो चल के जाते हैं, उतनी देर में बात करनी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी लास्ट बात कब हुई। उनका ये कहना था कि क्योंकि अजीत पवार बहुत ज़्यादा दिल्ली नहीं आते थे, तो प्रफुल्ल पटेल की जो उनसे बात हुई, इनकी ये फ्लाइट से पहले, एक रात पहले उनकी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई आप दिल्ली का कोई प्लान बनाइए, अगर आप दिल्ली आए, संसद भी चालू होने वाली है। तो अजीत पवार ने ऐसे ही उनको फ़ोन पे बोला कि मैं अभी तो मैं नहीं, मतलब अब मैं नहीं मिलूँगा। और फिर वहाँ पे एक मतलब 10 सेकंड का साइलेंस था कॉन्वर्सेशन में। फिर उन्होंने बोला मैं नहीं मिलूँगा क्योंकि अब मैं बारामती जा रहा हूँ। तो प्रफुल्ल पटेल को ये लगा कि भाई उनका जो लास्ट कॉन्वर्सेशन था, जिसमें कि एक कई बार होता ना कि हम लोगों से बात करते हैं, हम कुछ भी ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे, तो प्रफुल्ल पटेल का ये कहना था कि वो उनकी लास्ट बात थी। और अगले दिन सुबह जब फ़ोन उनके खटखटाने लगे, पूरे परिवार के ही एक एक करके फ़ोन जब खटखटाने लगे, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली और वो वहीं से निकल के, संसद से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट ही जा रहे थे कि वो भी बारामती और वहाँ पहुँच सके। तो उनका जो लास्ट कॉन्वर्सेशन था वो अनकैनी आप कह सकते हैं। और ये जो अनकैनी की आप बात कर रहे हैं, ये भी क्योंकि जो कैप्टन थे सुमित कपूर, उनकी कल ही लास्ट राइड थी दिल्ली में ही, वेस्ट दिल्ली के रहने वाले थे। तो उनके कुछ दोस्तों ने ये साझा किया कि वो फ्लाइट की उड़ान वो नहीं भरने वाले थे। ये पायलट नहीं, रोस्टर में नहीं थे, कोई दूसरे पायलट थे जो ये फ्लाई करने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो एयर ट्रैफिक में फंस गए थे, लास्ट मोमेंट पे कुछ ही घंटे पहले उनको बोला गया था कि आपको फ्लाई करके जाना पड़ेगा। अनकैनी। राहुल, तुम तो मिले हो अजीत पवार से? मैं दरअसल बारामती गया था चुनाव कवर करने के लिए उनका। और पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव दे दूं कि अजीत पवार का क्या कद है। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मुझसे मेरे अक्सर उनसे बात होती है। उन्होंने मुझे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है। और उस राज्य शासन के वो एक उप मुख्यमंत्री थे। तो वो उनका कद इतना बड़ा था, वो इतने 6 बार से लगातार उप मुख्यमंत्री बन रहे थे वो। सरकार, उन्होंने एक बार मजाक में कहा भी, भाई ये इनका एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस का तो पता नहीं है शपथ लेंगे, लेकिन मैं कल शपथ ले रहा हूँ, उन्होंने कहा था। बोला था। जब मैं बारामती पहुँचा रात को, मैंने देखा कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर वो
तमाम गांवों में जा रहे थे, मतलब ये वोटिंग से एक दिन पहले की बात है, बाद में वो चुनाव वो जीत गए थे, वोटिंग से एक दिन पहले वो तमाम गांवों में जा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जबकि उनकी जीत को लेकर किसी को कोई मतलब कोई ये नहीं था कि वो हार जाएंगे, लेकिन तब भी वो व्यक्ति लोगों रीच आउट कर रहा था। अगले दिन हम सुबह सुबह पहुंचे शरद पवार परिवार का जहां पर बूथ है, जहां परिवार वोट डालता है। अब मानिए मैं वहां पर लोगों से पूछा है कि आप किसको वोट देंगे, मतलब शरद पवार जी की पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे या अजीत पवार साहब को वोट देंगे, तो उन्होंने कहा है कि हम अजीत पवार को वोट देंगे। ये शरद पवार जहाँ खुद वोट डालते हैं, मैं वहाँ का आपको बता रहा हूँ। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों, भाई आप तो पवार साहब के साथ थे, और उन्होंने कहा कि देखिए ये व्यक्ति, मतलब अजीत पवार जी के लिए कहा कि ये व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति हमें कोई मिल नहीं सकता। और फिर उन्होंने एक बात बताई कि देखिए शरद पवार जी का राजनीतिक करियर अब कितना बचा है, 5 साल, आगे लेगेसी किसके पास है, अजीत पवार के पास। तो मुझे अगर 20-30 साल और राजनीति करनी है इस इलाके के अंदर, तो मुझे अजीत पवार का साथ देना पड़ेगा, ना कि शरद पवार का। तो ये क्लैरिटी थी कि शरद पवार जी के बाद कौन, अजीत पवार। ये उनका आप कह सकते हैं कि उनका स्टेचर था। जब वो जीतने के बाद दिल्ली आए, एनसीपी का जो ऑफिस है दिल्ली के अंदर वो नॉर्थ एवेन्यू में है, तो मुझे बताया गया कि वो पहुंच रहे हैं। मैंने वहाँ प्रफुल्ल पटेल का इंटरव्यू भी किया था। तो जब ये आए अजीत पवार साहब, वो बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर अभी तक फैसला नहीं आया है, घड़ी सिंबल को लेकर लड़ाई चल रही थी ना कि किसको मिलेगा। तो उन्होंने कहा फैसला तो आ गया, जनता ने फैसला दे दिया, मतलब घड़ी किसकी है, घड़ी मेरी है, एनसीपी किसकी है, मेरी है, क्योंकि लोगों ने अब इसका फैसला कर दिया है। और आप कह सकते हैं कि अगर जो लोग बारामती गए हैं, आप कह वहाँ पर जो है ना सब कुछ पवार में है, वहाँ पर उनके बियॉन्ड कुछ नहीं है, उस परिवार के बियॉन्ड कुछ नहीं है। वहाँ की लोकसभा सांसद कौन है, सुप्रिया सुले। वहाँ के विधायक कौन है, अजीत पवार। तो वहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी है कि हाँ भाई पवार फैमिली के आगे वो इलाका पूरा, क्योंकि जाहिर है उनको लगता है कि भाई इन लोगों ने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की है, खेती बाड़ी हो, शुगर फैक्ट्रीज हो, कोऑपरेटिव्स हो, उसके थ्रू वहाँ पर एक प्रॉस्पेरिटी आई है। लेकिन उनका जाना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है वो अभी तक सेटल नहीं हुई है, वो सेटल नहीं हुई है, मतलब अभी तक बैठी नहीं है वो। अब फिर उसको वो अनसेटल हो गई है। लेकिन ये सेटल होने के करीब थी, शायद करीब थी। लोग कह रहे हैं कि जो मनभेद तो था ही नहीं परिवार में, लेकिन मतभेद था, उसको पाटने की कोशिशें चल रही थी और एडवांस स्टेज में पहुंच गई थी, ऐसी खबर है। नहीं, मनभेद तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने खुद सुप्रिया सुले से एक सवाल पूछा। जो पार्टी फ्रिक्शन हुआ तो उसमें मतभेद थे, जिसकी वजह से दो अलग अलग। आपको एक कंट्रोवर्सी याद होगी बिटकॉइन वाली, एक कि सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ऐसा करके बीजेपी ने एलिगेशंस लगाए थे। तो अगले दिन क्या हुआ, मैं उनका इंटरव्यू करने से जब गया सुप्रिया सुले जी का, वो पोलिंग बूथ के बाहर मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उससे पहले अजीत पवार साहब की एक बाइट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रिया सुले को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, जो उनका ऑडियो आया है, ये आया है, और बात रखी थी। तो मैंने सुप्रिया सुले जी से ये सवाल पूछा, तो उन्होंने बड़े हाथ जोड़ के मेरे को कहा कि वो अजीत दादा हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो फैमिली के अंदर बिल्कुल भी कोई कटुता नहीं थी। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं दी गई पब्लिक प्लेटफॉर्म से। अभी उनका बर्थडे था शरद पवार साहब का, वो गए थे, पूरा परिवार एक था। हाँ, अरे अभी जो बीएमसी इलेक्शंस हुए हैं उसमें ये दोनों साथ में कई जगहों पे लड़े थे दोनों। ये एक स्टेज पे थे, मैनिफेस्टो जब लॉन्च हुआ है, सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक स्टेज पे थे, मैनिफेस्टो जॉइंटली लॉन्च हुआ। जो आप बोल रहे हैं कि वो एक होने के करीब था, करीब थे, ऐसा मतलब राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा बताया जा रहा है कि एकदम एडवांस में पहुंच गया था, यानी मर्जर नहीं। तो आप जो बात कर रहे थे आप दोनों के, हाँ वो एकदम मर्जर के कगार पर था, वो तो अब एडवांस स्टेज है। मौसमी जो यूजुअली हमारे साथ यहाँ होती हैं वो है नहीं, क्योंकि वो इस समय हैं बारामती में। सुबह सुबह मौसमी भी, क्योंकि संसद का पहला दिन था, वो फील्ड पर मौजूद थी। मौसमी से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है वो वहीं से भेजी है, वो ग्राउंड पर थी। और मौसमी की तो पहचान ही ये है कि वो एक बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्टर हैं। मौसमी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि
उस दिन सुबह आप फील्ड पर थी, संसद जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये बताइए कि एग्जैक्टली जब खबर आप तक पहुंची, उसके बाद जो चहलकदमी हुई, कितनी तेजी से आप पुणे पहुंची और उसके बाद आप बारामती पहुंची, इस पे थोड़ा सा बताइए। और वहाँ का माहौल जो था, क्योंकि जब तक आप पहुंची तब तक दिल्ली में तो उथल पुथल बहुत ज़्यादा थी, महाराष्ट्र में लोगों का आना जाना, घर के अंदर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, वो सभी वहाँ आ रहे थे। तो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आपने देखी अपनी निगाहों से, वो बताइए। पुणे से रिपोर्टर्स ऑफ एयर के तमाम व्यूअर्स और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और जाहिर तौर पे जब ये खबर आई, जो सवाल आप पूछ रही हैं ऐश्वर्या, तो उस वक्त हम लोग सब संसद दौड़ रहे थे, एक जॉइंट सेशन था और जबरदस्त ट्रैफिक था और खबर इतनी बड़ी थी कि 1 मिनट के लिए तो मतलब लगा, यकीन नहीं हुआ। पर ये भी चल रहा था कि अजित पवार शायद नहीं हो उस प्लेन में। लेकिन जैसे ही खबर आई उसके बाद हम लोग मैंने सुप्रिया सुले के घर की ओर रुख किया और जनपथ रोड पे उनका घर है। तो वहां पे पर रास्ते में गोल चक्करों पे बहुत भारी भरकम जाम था। और उसी वक्त फिर दोबारा फोन आया, क्योंकि तमाम लोग यहाँ से, ये आई खबर कि सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले जाएंगी बारामती। तो फोन आया कि आप तुरंत निकल जाइए एयरपोर्ट के लिए। और जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसको पकड़ के हम लोग यहाँ पे पुणे पहुंचे। और पुणे से जब हम लोग निकले तो हमें पुणे में भी बहुत हमें दुकानें खुली ज्यादा नजर नहीं आई। पर ज्यादा से ज्यादा जब जैसे ही पुणे से हम लोग बारामती की ओर निकले, सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सारी जो दुकानें थी वो शट डाउन थी। और 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आप ये देखिए। तो वो ड्राइवर साहब बता रहे थे कि बहुत बड़े नेता थे और उनका ऐसे हो गया। ड्राइवर भी शॉक में थे, लगातार घटना के बारे में हमसे भी पूछ रहे थे और वो खुद भी शॉक में थे। तो अपने आप में उस वक्त लगा कि शायद अजित पवार एक ऐसे तरीके से चले गए जिसका सदमा महाराष्ट्र में लोगों को लगा है। और बारामती जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे हम लोग को बहुत लोगों का हुजूम नजर आया और मतलब सब खामोश थे। सब एक ही तरफ, ये विद्या प्रतिष्ठान है, सब एक ही तरफ वहीं उसी तरफ चल रहे थे। और हमने देखा कि मंच पर किस तरीके से सुप्रिया सुले, वो माइक था उनके पास और कुछ देर में वो अनाउंसमेंट करने लगे रात के 9 बजे कि कल आप आइएगा, तो 11 बजे आइएगा, अंतिम संस्कार 11 बजे होगा। तो एक क्लैरिटी थी कि लोगों को क्या बताना है, कैसे करना है। पर्सनल लॉस में भी ये जो पूरा परिवार है या पवार क्लैन का परिवार है, वो एक तरीके से बहुत एकजुट मुझे नजर आए। अजित पवार, पार्थ पवार, रोहित पवार, पूरा शरद पवार के जितने भी ब्रदर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनका पूरा एक्सटेंडेड फैमिली वहां पे था, बिल्कुल बीच में। और अजित पवार की फोटो लगी हुई थी। और लोग जो है, मतलब मुझे लगा कि खुद ब खुद चल के आए थे। वहां पे महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी और सब लोग फोटो खींच रहे थे। तो मैं चेहरे पे उनका चेहरा दिखा, सब ऐसा लग रहा था या तो रो रहे हैं या रो के आए हैं या बहुत रोए हैं पूरे दिन। और ये हजारों की भीड़ थी रात को 9-10 बजे। तो एक एनिग्मा था। और एक मराठी परिवार के घर में हम लोग जब रुके तो रात को, क्योंकि कोई और जगह नहीं थी, होटल ऐसी जगह, बारामती एक गांव है, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो हमारे कैमरामैन भी बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कहीं हम विदेश में आ गए हैं। मतलब इतना सुंदर है, बनाया है, क्या सफाई है, और कियोस्क्स है और साइकिल पाथ है और पेड़ बिल्कुल सिंक्रोनी में लगाए गए हैं। तो वहां पे होटल रहने की जगह नहीं थी, तो हम लोग एक मराठी परिवार के घर में रुके। तो वो बता रहे थे कि पूरे दिन वो लोग रोए हैं
और वो कह रहे थे अजीत दादा ऐसे नेता थे कि हमारा कोई भी पर्सनल फंक्शन होता था, अगर हमने उनको इनवाइट किया है तो वो जरूर आते थे। तो एक परिवार की ये कहानी है। आप सोचिए सब परिवार में कुछ ना कुछ कहानी थी। वो कह रहे थे ये लॉन आप देख रहे हैं, ये लॉन बहुत बड़ा था, उनका पुराना घर था, तो भोसले थे वो, पुराना घर था। तो वो बोले कि आप देख रहे हैं ये लॉन का आधा हिस्सा हमने सड़क पे दे दिया। तो हमने कहा आपको कॉम्पनसेशन मिला होगा? तो उन्होंने बोला नहीं, हमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, हमें अजित दादा ने बोला कि सड़क बननी है, जमीन दे दो, क्योंकि हमने नोटिस भी भेज दिया था। पर उन दादा ने बोला, म्यूनिसिपैलिटी को नोटिस भेज दिया था, पर दादा ने बोला हमने दे दिया। और लोग ऐसे ही करते थे, जो भी दादा बोल देते थे तो कोई ना नहीं कहता था। इतना प्यार था उनसे, क्योंकि वो हमें एज अ बिग ब्रदर, हमारा परिवार का टेक केयर करेंगे, ये कॉन्फिडेंस हमें था। अब वो चले गए तो कौन? तो ये सवाल लोगों के मन में भी था कि अजित दादा नहीं है तो कौन होगा। उसमें हम आपसे और बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली परिवार के अंदर आप किन किन लोगों से मिली और जिस तरीके का शौक परिवार को लगा, और जब उनको लोग सपोर्ट करने आए, क्योंकि हमने देखा पूरा परिवार एक हो चुका था, विजुअल्स में हम सबको यहाँ दिल्ली में नज़र आ रहा था, तो उसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे आगे। हम जो बात कर रहे थे ना, जब आप घर के बाहर थी शरद पवार के, देखिए उसमें सबसे पहले जो मुझे लगता है निशिकांत दुबे पहुंचे थे, वो सबसे पहले पहुंचे थे। और उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि ये लोग अच्छे दोस्त हैं, और सुप्रिया सुले का एक पर्सनल नेचर जो है ना, सुप्रिया सुले आपसे मिलते ही अगर उनको आप में कुछ अच्छा लग रहा है, आपका बैग या आपके कपड़े या कुछ भी, वो आपको तुरंत उसकी तारीफ कर देंगी। वो आपको ये महसूस ही नहीं होने देंगी कि वो शरद पवार की बेटी हैं, वो किस फैमिली से आती हैं। और अगर हमारे जैसे, मतलब हम लोग तो भाई संसद के अंदर एज रिपोर्टर्स घूमते हैं, ग्राउंडेड है काफी। तो एक बार वो कैंटीन जा रही थी और मेरे पास एक बैग था, तो मैं कैंटीन के डोर पे खड़ी थी, मैं वेट कर रही थी एक एमपी का, तो वो आई, तो वो रुक गई, तो कहती हैं आई लाइक योर बैग। तो मैं बोला मैम थैंक यू, वेरी नाइस बैग। तो मतलब वो इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होने देंगे, और ग्राउंडेड हैं जिस तरीके में आपसे बातचीत करती हैं। तो यही रीज़न है, मुझे लगता है कि उनकी जो दोस्ती है बाकी एमपीज़ के साथ भी काफी क्लोज है। और उनका जो बैग है, एक उनका खाने का बैग है जो बहुत फेमस है, उस बैग में ना टॉफ़ीज़ और ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर जब लंबी डिबेट्स होती हैं तो एमपीज़ को तो अलाउड होता है, तो वो अपना वो बैग लेके जाती हैं। और हमने ऊपर से गैलरी से कई बार मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि वो बैग लेके आती थी, उसमें कुछ कुछ होता था। तो उनके पास जैसे अगर महुआ मोइत्रा को कुछ चाहिए हो, या अगर जब पुरानी वाली पार्लियामेंट के अंदर सोनिया गांधी भी लोकसभा में होती थी, तो जब उनको कुछ चाहिए होता था या राहुल गांधी को कुछ चाहिए होता था, तो वो लोग पीछे पलट के देखते थे, तो सुप्रिया सुले अपने उस बैग में से निकाल के कुछ छोटी छोटी चीज़ें, टॉफ़ी या कुछ ऐसी चीज़ें देती थी। तो ये उनका एक पर्सनल कनेक्ट जो है, मुझे लगता है कि मौसमी, क्योंकि आप भी वहाँ पे ग्राउंड पर हैं, आपने भी देखा होगा कि परिवार जो है वो एकदम एकजुट हो गया है। आपकी किन लोगों से बातचीत हुई परिवार के अंदर, और एनसीपी के सपोर्टर्स जो हैं उनका इस समय ग्राउंड पे असेसमेंट क्या है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं? अभी हाल ही में जो आखिरी मुलाकात मेरी हुई थी उनसे 1-on-1, ऐसे तो असेंबली इलेक्शंस में मैं कवर करने गई थी, तो उस वक्त भी काफी गदगद थे, खुश थे जिस तरीके से रिजल्ट्स आए थे। पर यहाँ पे मैंने देखा कि दिल्ली जब वो आए थे तो एक लंच रखा था प्रफुल्ल पटेल ने, तालकटोरा में उनका घर है, वहां पे अजीत पवार पहली बार दिल्ली की मीडिया से इस तरह मुखातिब हो रहे थे, और नई नई सरकार बनी थी। तो ये सब सवाल चल रहे थे कि भाई अब क्या, मतलब नई सरकार बनी थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि दिल्ली की मीडिया से मिलाने का मतलब है शायद दिल्ली में भी एक तरीके से अपनी पैठ बनाना। पर अजित पवार की अपनी धमक थी, और जब हम लोग दादा से मिले, हम लोग बात कर रहे थे कि दादा बताइए ना, शरद पवार साहब ने आपको बोला था या आप वाकई में रात को चले गए, और सुबह जो आपने तड़क के शपथ ली उप मुख्यमंत्री की, तो क्या वाकई में लोग कहते हैं कि आपने दगा दिया शरद पवार को? तो क्या हुआ था कि शरद पवार साहब और खरगे साहब जो है उनमें क्या नोकझोंक हुई, क्योंकि खरगे उस समय इंचार्ज थे महाराष्ट्र के। तो ऐसा क्या घटा कि आप चले गए और आपने फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ जाके शपथ ले ली दूसरे दिन? तो क्या पवार साहब नाराज हुए थे फिर आपसे? तो वो मुस्कुराए और वो बता रहे थे कि किस तरह से
वो उन्होंने पवार साहब जब खरगे साहब जो है अनरीजनेबल उनको लगा मांग कर रहे हैं, तो पवार साहब आए और बोले कि तुम जाओ बात करो, इस तरीके का इंडिकेट किया कि भाई मैं अपने आप कुछ करता हूं क्या। तो अपने अंकल की ओर इशारा करते हुए कि वो कहानी बहुत लंबी है और इतना समझना आसान नहीं है। तो और बहुत ही कॉन्फिडेंट नेता थे, उनको पता था कि दिल्ली की मीडिया टफ सवाल करेगी तो क्या जवाब देना है। बिल्कुल भी रफल्ड नहीं होते थे। अगर उनको कुछ पसंद है तो वो मुंह पे, और कुछ नापसंद है तो वो भी मुंह पे। तो जाहिर तौर पे बहुत लोग का कहना है कि जो खालीपन पैदा हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में, इसमें देवेंद्र फडणवीस का भी बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि आप देखिए उनके हाव भाव से भी कि कितने शॉक नजर आ रहे हैं। एक दो धुरी होती है सियासत में, बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में अजित पवार में देवेंद्र फडणवीस को वो पार्टनर मिला था कि एक जुगलबंदी चलती थी दोनों में, बीच में थे एकनाथ शिंदे। अब एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस जब साधेंगे तो उधर बैलेंस आउट करने के लिए कोई नहीं होगा। क्योंकि अजित पवार बार बार आप देखें ना कैसे तीखा टिप्पणी करते थे या गंभीर माहौल में को भी लाइट बना देते थे। मतलब एकनाथ शिंदे साहब और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एकनाथ शिंदे बोले कि पत्रकार पूछ लिए कि आप क्या मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। तो एकनाथ शिंदे बोले बताएंगे आपको, और यहां से ये बोले ये नहीं लेंगे मैं तो ले रहा हूं। तो सारे लोग ठहाके मार के हंसने लगे। कई बार वो एकनाथ शिंदे पर इस तरीके से उनको तंज कसते थे कि आप अभी तक भूले नहीं है, मतलब सीएम नहीं रहे तो आप भूले नहीं है अच्छी तरह। तो मतलब माहौल को लाइट करना, और बहुत ही हार्ड वर्किंग थे वो। अनुशासन हमें बारामती में भी देखने को मिला कि किस तरीके से अनुशासित तरीके से, अपने गम में भी वो पूरी भीड़ अनुशासित थी। और सुप्रिया सुले अरेंजमेंट्स देखते हुए नजर आई जब कई बारी उन्होंने इधर उधर लोगों से मिल रही थी। और वहीं सुनेत्रा पवार मतलब काफी बिल्कुल ब्रोकन चैटर्ड थी। तो इंटरेस्टिंग ये है कि अब आगे क्या कौन पार्टी को संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है, और जिसका आंसर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। क्योंकि एक तो डिप्टी सीएम अगर आप देखें कि और पार्टी को कौन चलाएगा, तो अगर आप देखें तो जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह साहब जब श्रद्धांजलि दे रहे थे गृह मंत्री और नीचे उतरे, तो तस्वीर है कि उन्होंने प्रफुल्ल पटेल ने रोका और अजित पवार और पार्थ पवार से मिलाया। तो प्रफुल्ल पटेल साहब एक पुराने संगठन के नेता हैं और वो पार्टी में हर एक नेता को जानते हैं, तो वो कमान उनके हाथ में दी जा सकती है। जैसे छगन भुजबल है, वत्स्य पाटिल है, ये वो नाम है जो पार्टी के दिग्गज बड़े नेता हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी पार्टी में मतलब एज अ पार्टी वर्कर तगड़ी है। अजित पवार से भी उनके इक्वेशंस थे। दिलचस्प है कि जब सुनेत्रा पवार ऊपर थी वहां पे क्रिमेशन ग्राउंड में, तब सुप्रिया सुले उनको पकड़ के नीचे ले जाती हैं। साथ साथ दोनों अलग अलग विरोधी रहे लोकसभा चुनाव में, लेकिन परिवार जो है उसमें जो इस पूरे दुख के मौके पर जो एकजुटता देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं ये समझ जरूर है कि राजनीति अपनी जगह है, और उसमें ये नहीं है कि राजनीति नहीं होगी, राजनीति अपनी जगह है। और जो सदमा लगा है उससे उबरने के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बड़ी जल्दी ही इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। एज यूजुअल मौसमी आपने एनलाइटन किया है हमें और व्यूअर्स को भी कि एग्जैक्टली बारामती में क्या चल रहा है। मौसमी अब वापस लौट रही हैं और अगले पॉडकास्ट के अंदर वो हम सब के बीच बैठकर आपको और बताएंगी कि एग्जैक्टली और ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उन्होंने देखी और जो उन्होंने समझी। अभी के लिए मौसमी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये सारे इनपुट्स दिए रिपोर्टर्स ऑफ एयर पर। इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार संसद में चल क्या रहा है। यूजीसी की बात भी करेंगे क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो कई सारी टिप्पणियां कर चुके हैं और कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। वो इंतजार कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाए, उसके बाद ही खुलकर
वो गेम खेलेंगी, इस तरफ या उस तरफ, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बस और ऊपर हो गया, इतना ऊपर यार बस। पढ़ाकू नितिन के इतने सारे एपिसोड्स हो चुके हैं कि आपको भी मुझे एक तय फॉर्मेट में देखने की आदत हो गई है। 2 लाल कुर्सियां, एक गोल टेबल, और मैं बैठता हूं अपने छोटे से न्यूज़ रूम में जहां गेस्ट होता है और बस मैं होता हूं और हम ढेर सारी बात करते हैं। और भाई साहब, इस बार हमने सब बदल दिया। हम निकल आए स्टूडियो से बाहर, शहर से भी बाहर। हम खड़े हैं जालंधर में। जालंधर वैसे मशहूर है कई चीज़ों के लिए, हॉकी और क्रिकेट का बैट बनता है यहाँ पर, हब है बड़ा इंडस्ट्री का, लेकिन ये एक और चीज़ के लिए मशहूर है। पिछले 25 साल से यहाँ चल रही है एक लंबी चौड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो इस बार पढ़ाकू नितिन में हमने सोचा कि पूछते हैं कि एक यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, क्या चैलेंजेस हैं, ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसने क्या बदला है, अब नए नए चैलेंज आ रहे हैं, तो जो LPU जैसी यूनिवर्सिटी हैं वो इसको कैसे टैकल कर रही हैं। और फिर यहाँ का कैंपस तो है ही बहुत बड़ा, पूरा शहर है यहाँ, ऐसा बताते हैं। कोई कह रहा है यहाँ मॉल है, कोई बता रहा है कि यहाँ पर बैंक है, कोई कह रहा है भाई साहब यहाँ देखिए तो सही, खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई साहब, अपन पढ़ाकू हैं पर चटोरी भी तो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हम सब वापस आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख सकते हैं कि हम सब के हाथ में चाय है, तो एक छोटा चाय ब्रेक हम ले चुके हैं। हम अब बात करेंगे संसद की, क्योंकि बजट सत्र शुरू हो चुका है और संसद के अंदर इस बार एक शुरुआती दिनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई, वो विजुअल आप लोगों ने भी देखा होगा। एक तरफ बैठे हैं शशि थरूर, एक तरफ बैठे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और एक तरफ बैठे हैं राहुल गांधी। मीटिंग में क्या हुआ ये तो इन हाउस आरजी हमें बताएंगे, लेकिन मीटिंग से पहले क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। शशि थरूर अमूमन, देखिए, स्टार तो वो हैं, तो जब भी उनकी गाड़ी आती है मकड़ द्वार पर तो लोग उनके पीछे, हम लोग भी जाते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा वो बोलेंगे। तो वो दरवाज़ा, मतलब उनका दरवाज़ा नहीं खुल पाता है, वो लोग इतना एकदम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बाइट लिया जाए। खैर, दरवाज़ा खुला और आगे बैठ के आते हैं। तो दरवाज़ा खुला, उतरे तो लोगों ने उनसे पूछा कि सर, सुन रहे हैं कि आप शायद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे। तो इस बार वो थोड़ा सा, मतलब अच्छे मिजाज में नहीं थे, कि उनको लग रहा था भाई बार बार क्यों पूछ रहे हो। तो कुछ बोले नहीं, थोड़ा 2-4 कदम आगे चले, फिर पलट कर बोले कि भाई दिक्कत क्या है, इफ़ आई एम मीटिंग द लीडर्स ऑफ माई पार्टी आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग। थोड़ा और आगे बढ़े तो मैं भागी उनके पीछे कि भाई चलो, उन्होंने जनता बाइट तो दे दिया, अब शायद कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं बहुत कम टाइम, क्योंकि मकर की सीढ़ी और जहाँ तक वो आ चुके थे बैरिकेड तक, बहुत कम टाइम था मेरे पास, मुश्किल से आधा किलोमीटर। मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आप अंदर जा रहे हैं तो कोई ऐसी स्पेशल बात? तो उन्होंने बोला कि ऐश्वर्या, बिल्कुल जो मीटिंग है वो लीडर्स के साथ है, और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो मीटिंग थी ये KC वेणुगोपाल ने फिक्स करवाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे और पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चीज़ घूमने लग गई है कि शशि थरूर को या तो निकाला जा रहा है या शशि थरूर खुद जा रहे हैं। तो एक बार आप बैठिए और बात ख़त्म करिए। तो ये मीटिंग के जो सूत्रधार थे, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो KC वेणुगोपाल थे। और पार्लियामेंट के अंदर ये जो मीटिंग हुई, इसका एक रीज़न ये भी था कि ये चीज़ कांग्रेस शायद चाहती थी कि बाहर एकदम क्लियरली चली जाए कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। और शशि थरूर ने जाते जाते भी बोला कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि भाई मैं एग्जैक्टली पार्टी में क्या करूं। तो मीटिंग है, मीटिंग अच्छी होगी। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर इतना सही रास्ता है तो वो इतनी ही बात करके अंदर चले गए। अब अंदर जो हुआ राहुल, वो तुम बताओगे। और काफ़ी लंबी चली राहुल मीटिंग। अब देखिए, उस मीटिंग, आपने बिल्कुल सही कहा, वो मीटिंग करवाने वाले या आप कहते हैं सूत्रधार KC वेणुगोपाल थे। और देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है इस साल, उसमें सबसे नज़दीक अगर कहीं सत्ता के पास है कांग्रेस, वो केरला के अंदर। अच्छा, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आप कितने सारे राज्य हार चुके हैं इन फाइटिंग की वजह से। आप हरियाणा हार चुके हैं, आप राजस्थान हार चुके हैं। तो इस बार कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी मैसेजिंग जो है वो गलत हो, तो वो चाहते हैं कि तमाम लोग ऑन बोर्ड हों। लेकिन मैं, ऐश्वर्या, मैंने 1 साल से मेरे आप पुराने क्लिप्स निकाले, मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन नहीं लेने वाली थरूर साहब के खिलाफ। वो बिल्कुल क्लैरिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे। यहाँ तक कि मेरे को कहा गया है कि उनको खुद छोड़ना है तो वो छोड़ दें, हम तो उन्हें टच नहीं करेंगे। क्योंकि सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए किसी को निकाल देना, ये कांग्रेस के अंदर, मतलब अनलेस एंड अनटिल वो ग्रॉस इनडिसिप्लिन है,
तो हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं वो थोड़ा अलग लहजे में, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ना शरीर आत्मा को छोड़ रहा है, ना आत्मा चोला बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के अंदर देखिए, मीटिंग के अंदर जो बहुत दिनों से शशि थरूर साहब चाहते हैं कि उनको उनका रोल डिफाइन कर दिया जाए। उनको एक, आप अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो उन्हें जिम्मेदारी, एक कुर्सी टेबल दे दी जाए जहाँ वो अपना काम करते रहें, ठीक है। तो वो उसको लेकर वो बहुत दिनों से वो चाहते थे, उनको क्लैरिटी मिले। अब जो भीतर खाने से खबर आ रही है ऐश्वर्या, क्योंकि आपने पूछा कि भाई अंदर खाने क्या हुआ या आगे चलकर अब क्या होगा, अब ऐसा लग रहा है, या जो कम से कम जो हमको जानकारी मिल रही है, कि अब शशि थरूर साहब को कोई एक डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी इलेक्शन के अंदर। अब वो क्या होगी, क्या वो कैंपेन कमेटी के हेड होंगे? सीएम तो नहीं डिक्लेयर कर रही है कांग्रेस। केरला का सीएम, केरला का राहुल गांधी ने पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें खुद ये स्पेसिफाई किया कि भाई ये जो चुनाव है ये हम जाएंगे कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर। तो आप ये जो तमाम जो नाम चलाते हैं ना, वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, ये जो तमाम लोग हैं, इनमें से किसी का नाम भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा ऑफिशियली। इस मीटिंग के थ्रू जाहिर है थरूर साहब ने अपनी एक बात रखी होगी कि भाई मुझे आप कुछ काम दीजिए, और तो लीडरशिप ने कहा कि बिल्कुल आप हमारे एक वैल्यूएबल लीडर हैं, एसेट हैं, और रोल को लेकर चर्चा हुई। अब होगा क्या इससे, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? वो ही बता दीजिए। हाँ, दूरगामी परिणाम ये होंगे कि अब थरूर साहब का और जो कांग्रेस की जो लड़ाई चलती दिखती है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि अब राहुल गांधी को लेकर क्या कह रहे हैं थरूर साहब कि वो मेरे नेता हैं और उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इंडियन पॉलिटिक्स की, और पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको फोर फ्रंट पर रहकर निभाऊंगा। तो अब वो जो आते थे ना ट्वीट, स्क्रिप्टिव ट्वीट्स आते थे पहले, याद है आपको? वो जमाने अब बंद हो जाएंगे। सही, वो जमाने अब बंद हो जाएंगे, प्लांटिंग बंद हो जाएगी। आप कह सकते हैं वो जो कई बारी बर्डी को लेकर उन्होंने कोई ट्वीट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो वो सब तमाम चीज़ें अब बंद हो जाएंगी। अब आप देखेंगे कि ये सब लोग ऑन बोर्ड हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थरूर साहब के लिए वो ये है कि वो बीजेपी में कभी जाना नहीं चाहते थे ऐश्वर्या। अच्छा, तो ये मतलब क्या रूमर मॉन्गरिंग थी कि अब कल आए बीजेपी, परसों आए बीजेपी, कि आज ही आ गए बीजेपी? हेडलाइन मैनेजमेंट। हाँ। वो नाराजगी जताना चाहते थे। अच्छा, वो चाहते थे कि मैं नाराज हूँ, ये लोग जाने, ये पार्टी जाने, ये तमाम लोग जाने, लेकिन मैं बीजेपी वो कभी जाना नहीं। उनका तो ये भी प्लान ऑफ एक्शन उड़ाई कभी हुई था बातें रहती थी बीच में। किसी ने बेपर की उड़ा दी, नहीं, वहां से कोई न्योता दे रहा है तो चल जाता है कि भाई है। ये वैसा ही है जैसा डीके शिव कुमार का, याद है? उदित राज ने उनको बीजेपी का प्रवक्ता बता दिया था। हाँ। चलिए, उदित राज ने किया, लेकिन उसको रीट्वीट कर दिया जयराम रमेश ने और पवन खेड़ा ने, which is in a way endorsement। भाई वो आप मीडिया चेयरपर्सन, मीडिया इंचार्ज अगर ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं तो आप क्या, आप उनके व्यूज को एंडोर्स, यहाँ तक हालात स्थिति थी। लेकिन जाहिर है अब ऑल इज वेल वाला मामला है। और अब आप देखिएगा अपनी मलयालम लैंग्वेज में जब वो कैंपेन करेंगे और केरला की उड़ान भरेंगे। हाँ, केरला के अंदर, और वोट मांगेंगे कांग्रेस के लिए, ना कि बीजेपी के लिए। इसमें ना, लेकिन एक चीज और जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताई वो ये है कि फॉर शशि थरूर उन्होंने ये बोला कि भाई इट इज अबाउट रिस्पेक्ट। वो अंदर जो मुझे समझ आया उसमें राहुल गांधी ने काफ़ी ज़्यादा बातें करी। ये 3 ही लोग वहाँ मौजूद थे, बाकी लोग केसी वेणुगोपाल वगैरह जो एंटी रूम होता है, जो पहले वाला रूम होता है, उसमें ये लोग थे। आई थिंक 11:30 मीटिंग चालू हुई है, 1:15 पे ये मीटिंग ख़त्म हुई। अच्छा, जैसे कि सुबह रिपोर्टर्स गाड़ी के पास खड़े थे, वैसे ही हमारे जैसे लोग दरवाजे पे खड़े थे। जब शशि थरूर बाहर निकलेंगे तो उनसे बातचीत होगी। उन्होंने जो बाहर आके बोला, एक तो सबसे पहले मुस्कुराते हुए, तो सुबह और दोपहर के अंदर जो एटीट्यूड में चेंज था वो क्लियरली दिख रहा था। यूजुअली मुस्कुराते रहते हैं शशि थरूर, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बार बार उनसे ये सवाल पूछा जा रहा था। बाहर निकले तो बहुत स्पष्ट है, उन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी, जो आपने बोला कि भाई नेता हैं, अंदर राहुल गांधी ने ज़्यादा बोला, चीज़ों को क्लियर किया, और शशि थरूर अंदर बोल के आए कि इट इज़ अबाउट रिस्पेक्ट एंड क्लैरिटी, कि भाई आप मुझे बताओ कि मेरी आखिरकार कांग्रेस पार्टी में मेरा रोल क्या है, उसको डिफाइन करें। क्लैरिटी चाहिए उनको। और पोजीशन
शशि थरूर ना मांग रहे थे ना मांग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ना उन्होंने कोई पोजीशन मांगी है और ना ही वो पहले मांग रहे थे। काम मांग रहे हैं वो, पोजीशन नहीं, काम मांग रहे हैं वो। और काम देखिए, काम कौन देगा? आला कमान देगा। और कांग्रेस के अंदर तो आला कमान आप जानते ही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये तीनों कंबाइंड लोग जो हैं वो आला कमान है। तो यही लोग डिसाइड करेंगे अब, इसलिए मुलाकात हो गई, अब क्लैरिटी आएगी, आप देखना, क्लैरिटी आ जाएगी। और वोट कांग्रेस के लिए मांगेंगे वो। ये जो वोट वो मांगेंगे आने वाले दिनों के अंदर, उस पर तो हमारी नजर रहेगी। एक चीज और जिससे कि संसद के अंदर जो पिछले 2 दिन थे उसमें हमें काफी हलचल दिखी, ऑपोजिशन पार्टीज में भी दिखी, वो था यूजीसी। संजय जी, आप तो कोर्ट में थे और मैंने सुना है कि आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें आपने अंदर छुपा के इस समय तक रखी हैं, जरा बाहर निकालिए कि वहाँ उस दिन चल क्या रहा था। यूजीसी को लेके सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष तो उबल ही रहा था, सत्ता पक्ष में अंदर खाने उबाल था। अंदर खाने उबाल ये था कि वो खुल के कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने फिर एक नया तरीका अपनाया। कई वकीलों ने हमें बताया, जो इसमें याचिकाकर्ताओं के वकील थे जिन्होंने इस यूजीसी के नियम को चुनौती दे रखी थी, उन्होंने बताया कि संजय जी, आपको पता है बीजेपी के बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता लोग वो हमें टिप्स दे रहे थे कि आप जब इस केस को उठाइएगा, इसमें जब बहस कीजिएगा, तो इसमें ये पॉइंट उठाना। आप ये कहना चाह रहे हैं संजय जी कि जब कोर्ट में ये केस चल रहा था तब उसके एक दिन पहले, जिस दिन सुनवाई होने वाली थी, ये तय हो गया कि कल इस पे हियरिंग है, ठीक है, 34 नंबर मैटर है, 11:30 बजे के बाद आएगा। तो ये मामला आया जब अजित दादा की अंत्येष्टि हो गई थी, मुखाग्नि हो गई थी, उसके बाद फिर ये संजोग से मामला, जब तक इधर का काम एक सलट गया था, फिर वो कोर्ट में ये मामला, फिर सब मीडिया में भी वो चली खबरें। तो उसी समय वकीलों ने मुझे बताया कि आपको पता है, और एक ने नहीं 2-3 लोगों ने बताया, अलग अलग लोगों के नाम, कि प्रवक्ताओं ने कहा, बड़े प्रवक्ता थे भाजपा के, हाँ, हम तो पार्टी के लाइन पे हैं, हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट उठा के आप इसको बताना कि ये नियम कितने गलत हैं और ये कितने, इस पे रोक लगनी चाहिए। ये जो नए नियम आए ये, हाँ, ये मतलब यूजीसी के खिलाफ चीजें बताई गई और बाकायदा उसको तथ्य दिए गए वकीलों को कि आप इन चीजों को कोर्ट के सामने लेके जाना। तो ऐसा ही है जैसे कई बार हम रिपोर्टर बाईलाइन के लिए करते हैं, तो किसी को बोल देते कि जब मेरी खबर है तू बाईलाइन ले ले, क्योंकि हम तो चला नहीं सकते इसके खिलाफ, तो तू चला ले। तो वैसी स्थिति थी वहां पर। अंदर जब आप थे, जब हियरिंग चल रही थी, तो क्या सुबह से ही लग रहा था कि थोड़ा रुझान उस तरफ आएगा जिस तरफ कोर्ट का रुख रहा है? मुझे आप लोग भांप पाए थे कोर्ट का रुख? कोर्ट का रुख तो जैसे ही कोर्ट ने बोला, आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिवाद से मुक्त नहीं हो पाए हैं हम, और उन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत वेग है कानून, इसका दुरुपयोग हो सकता है, बस वहीं से हम लोगों को ये लग गया कि इस पे रोक लगेगी। और पता नहीं क्यों हमारी गट्स फीलिंग थी कि ये मामला कोर्ट में, जब विवाद शुरू हुआ कि कोर्ट में आएगा, हम लोग तो ये मानते हैं ना कि हम कोर्ट हैं, जैसे आप लोग ये मानते हैं हम कांग्रेस हैं, हम बीजेपी हैं, हम, तो हम ये मानते हैं। तो हम ये रिपोर्टर आपस में बात कर कि ये मामला तो अपने ही पास आएगा आखिर में, और आ गया। आते ही हमने कहा देखना इस पर रोक लगेगी। बैटिंग भी होती है क्या आप लोगों में? नहीं है क्या? तो है, पता चले वहीं पे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में ही, जहाँ पे सारे रिपोर्टर अच्छा है। हाँ, ऐसे बैटिंग तो वाला कर सकते हैं। नहीं, बैटिंग तो फिर बेकार हो जाता है। लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई इस पे आ गया। अच्छा, कई चीजें इतने साल हो गए कवर करते हुए, तो कई बार मतलब खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। तो कोर्ट ने 1-2 सवाल पूछा, उस पर लग जाता है कि, हालांकि बाद में कई बार हम लोगों का वो, चूंकि कोर्ट कई बार क्या होता है कि तथ्य तक जाने के लिए जो चीज़ मतलब वेल नोन है, सबको पता है, कोर्ट वो भी पूछता है। हाँ, एक बार वो चौकीदार चोर है वाला मामला चला, तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि हु इज दिस चौकीदार? तो लोगों ने बताया जी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, तो ये कहते चौकीदार चोर है। हाँ, कोर्ट ने पूछा हु इज दिस चौकीदार? कई बार तो ये हुआ कि जब वो प्रियदर्शनी मट्टू का मामला था, संतोष सिंह उसमें अक्यूज थे और दोषी भी करार हुए बाद में, तो जिस दिन उनका फैसला हाई कोर्ट सुना रहा था, तो हाई कोर्ट ने पूछा हु इज संतोष सिंह? तो संतोष सिंह खड़े, माय लॉर्ड प्रेजेंट। तो कोर्ट ने फिर पूछा कि हमने आपके लिए 2 सजाएं मतलब तजवीज़ करी हैं,
आप बताओ, जैसे लोग कहते हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ओ अच्छा। तो कोर्ट ने कहा कि या तो आपको लाइफ टाइम दिया जाए या फिर डेथ सेंटेंस, बताओ कौन सा प्रेफर करोगे। तो उन्होंने कहा कि लाइफ। फिर कोर्ट ने हड़काया। आपको मालूम है कितना हीनियस क्राइम किया आपने, लाइफ बोल दिया आपने आसानी से। अच्छा। फिर हाँ, कोर्ट ने फिर उसको डेथ सेंटेंस हो गया, लेकिन हालांकि अभी तक वो हो नहीं पाया, वो आगे के कोर्ट में लगा। लेकिन इसमें कोर्ट ने जिस तरह से सवाल पूछे उसको देखते हुए हमें लग गया। तो मैं तो लाइव पे खड़ा था, मैं तो फोन में देख रहा था कि कोर्ट क्या बोल रहे। एक कान में हमारे एंकर की आवाज आती है, एक कान में अदालत की आवाज आती है। अच्छा, हाँ। तो मैं तो ये इंतजार ही कर रहा था कि कब ये बोलें कि हम स्टे लगा रहे हैं इस पे, हम स्टे लगा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को लगातार ये कह रहा था कि स्टे लग सकता है, बहुत संभावनाएं हैं। हाँ, स्टे लगने और जैसे ही कोर्ट ने बोला कि वी वांट टू स्टे दिस टिल फर्दर ऑर्डर, तो मैंने बता दिया कि भाई स्टे लगा दिया इन्होंने, और 2012 का जो नियम है वही लागू रहेगा। तो इसमें आप देखो कि दुरभी संधियां सिर्फ आप ये कह रहे हो कि आरजेडी और ये ऐसा भी नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब अभी अपना उसका सर्वे आया है मूड ऑफ द नेशन, तो वैसे ही जो सर्वे करने वाले हैं तो वो भी ये कहते हैं कि 30% ठाकुर हैं, तो ऐसा नहीं सारे ठाकुर एक तरफ वोट देंगे। नहीं। आरजेडी में भी बहुत सारे जो अगली पंक्ति के नेता हैं, उनको भी लग रहा था कि ये कानून भले पार्टी ने लाइन ले ली, लेकिन उनको अंदर से जैसे बीजेपी के नेताओं को लग रहा था कि ये बदलना चाहिए, वैसे उनको भी लग रहा था कि ये बदलना चाहिए, ये सही नहीं है। मायावती का ट्वीट तो इतनी चर्चा में है। मायावती का ट्वीट, अपर कास्ट की वो नेता बन गई है। मायावती अब अपर कास्ट की नेता बन गई है। मायावती का जो ट्वीट है, हाँ। आई थिंक उससे बेटर स्टांस मुझे लगता किस नहीं नहीं ले किसी सकता है पॉलिटिशियन कोई। ने इस क्लैरिटी के साथ में नहीं लिया। अरे भाई कन्नी काट रहे पहले थे वो सब। था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब वो नियम बदल गया, अब वो सूत्रवाक्य हो गया बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय। हाँ हाँ नहीं, लेकिन मायावती वैलिड पॉइंट मायावती जी का जो ट्वीट है अगर आप देखेंगे उसमें उन्होंने वो जो कंसर्न है ना उसको पिन पॉइंट करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करना है तो जो कमेटी है उसमें आप जनरल कैटेगरी का बंदा रख लीजिए। अब इसमें क्या है, यूजीसी वाले में अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ये मांडवली टाइप का मामला था कि सरकार एक मैसेज देना चाह रही थी। मैसेजिंग ही तो होती है उसमें, आप काम करो चाहे नहीं करो, लेकिन काम करने का बखान करो कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, गरीबी मिटाओ, राजनीति में कहते हैं काम करो मत करो, काम करते हुए दिखो। तो इसमें ये था कि जो राजनीतिक पंडित हैं वही व्याख्या कर रहे हैं इसकी कि उन्होंने मैसेज भी दे दिया, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और आवाज भी ना हो। तो इन्होंने ये मैसेज भी दे दिया कि हम, लेकिन खुद वापस करते तो मैसेज होता ना, तो कोर्ट ने नहीं खुद वापस करते तब तो पता चल जाता कि तुम्हारे मन में काला है। ये तो कह रहे हैं ये तो ये बताएंगे हम तो देखो आपके लिए इतना कर रहे थे, अदालत ने रोक दिया। हाँ, ये तो संजय जी जो बात बोल रहे थे, अदालत ने रोक दिया। बीजेपी वालों ने बोला ये कि आप ये पॉइंट भी उठाइए, तो मतलब उन्होंने भी रिसर्च पूरी करके भाई भेजा है। मेरा मानना है कि जो कमेटी थी उसमें सारे लोग थे वो विद्या कसम खा रहे थे। हाँ, कि हमने तो ऐसा हमने नहीं किया था। भाई इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उनको पता नहीं होगा कि इसका रिपरकशन क्या होगा समाज में जाने के बाद। आप जो विद्या कसम की बात कर रहे हैं ना, तो मौसमी जो अभी इस समय महाराष्ट्र में है, उन्होंने भी कई लोगों से बात करी। मौसमी आपसे जानना चाहेंगे, जो विद्या कसम की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये है कि विद्या की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। कई बार हम ऐसे कस्में खा लेते हैं ना कि माँ की कसम, इसकी कसम। आपने भी कुछ सांसदों से बात करी है जिनका ये कहना था, जो उस कमेटी में हैं, जिन्होंने एकदम कन्नी काट ली और कह रहे हैं कि हमने तो ये रिकमेंडेशन दिया ही नहीं था। कौन है वो सांसद? वैसे तो सारे खबरी रिपोर्टर उधर बैठे हैं और आप लोग संसद में भी थे, तो सारी सुगबुगाहट आपको अच्छी तरह से पता होगी। लेकिन संसद में बहुत चीजें नहीं कही जाती हैं, अलग से फोन भी किए जाते हैं। तो जैसे यूजीसी की ये जो गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद हमने सभी मेंबर्स को, जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको फोन दौड़ाना शुरू करा। तो भाई साहब इस कदर पशोपेश था, क्योंकि एक सांसद ने तो हमें बताया कि नहीं मैं तो था ही नहीं जब ये गाइडलाइंस अडॉप्ट हुई है, रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो मैं तो था ही नहीं। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह को हमने कई बार फोन लगाया, दिग्विजय सिंह फोन ही ना उठाए। फिर हमने मैसेज भी किया, सर प्लीज रिस्पॉन्ड, तो दिग्विजय सिंह जवाब ही ना दे। फिर एक उसी समय जो है सर्वदलीय बैठक थी, तो हम सब नेताओं से बोले
तो नेता कोई भी इस मसले पर बोल रहे हैं हम पता करके बताते हैं, पता करके बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद के अलावा किसी ने भी सर्वदलीय बैठक में भीतर इस पे ना हाँ कहा ना ना। अब आप समझ लीजिए कितना संवेदनशील मसला है। और उसी में हमने राम गोपाल यादव का जब टीटी कर दिया तो हम तो करके चले आए, पुणे चले आए हम तो हमको स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे हैं कि, और स्क्रीनशॉट में क्या है कि सवर्ण पत्रकार राम गोपाल जी प्रोफेसर साहब ने कैसे उनको जो है पाठ पढ़ा दिया। अरे इससे पहले भी कितनी हमारी नोकझोंक या ये कह लीजिए कि जवाब सवाल ये सब चलता रहता है। राम गोपाल यादव साहब तो वाकपटु ही हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं। और कितनी बार हुआ, एक बार हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला अरे आपको क्या लग रहा है। हमने बोला कि ये देखिए इस तरह से कहना सही है क्या कि सब लोग जो सांसद हैं उनको, तो कहते हैं तो सब सांसद है, आपको क्या लग रहा है कि सब पत्रकार है वीडियो कैमरा लिए घूम रहे हैं। तो मतलब कि ऐसे वो क्या उनका अंदाज यही है। अब उसमें हमको बना दिया सवर्ण पत्रकार और राम गोपाल यादव से ये सवाल पूछ रही है उनको। तो मुद्दा कितना ज्यादा डिवीजन पैदा कर सकता है, इससे ये साबित होता है। आज तक हम सवर्ण पत्रकार नहीं हुए थे, हम कभी कोई इस तरह का बैज लेके भी नहीं चलते। हमने तमाम स्टोरीज ऐसी की हैं जो गरीब तबके के पिछड़े वर्ग की कहानियां, और ये हम लोग का धर्म है। कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोर करो तलवार का, पढ़न रहने दो म्यान। मतलब म्यान को पढ़े रहने दीजिए, जाति मत पूछिए पत्रकार की। साधु नहीं है, पत्रकार है, पर पत्रकार की भी जाति नहीं होती। अच्छा, अब एक नेता हमको फोन घुमाए और स्क्रीनशॉट भेज दिए कि ये देखिए इतने ही मेंबर प्रेजेंट थे जो नाम नीचे लिखा है, और हम गए हुए थे विदेश, हम अटेंड कर रहे थे कोई और असेंबली, हम यहाँ पे नहीं थे जब ये गाइडलाइंस पारित हुई है। तो ये आप जान लीजिए। अरे उससे पहले ही बवाल ज्यादा बढ़ता तो सुप्रीम कोर्ट पलट दिए, तो सुप्रीम कोर्ट लगा दिए स्टे। तो बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से संवेदनशील मसला था। वहां पे जो सर्वदलीय बैठक से भी नेता निकल रहे थे वो भी इस पे कुछ नहीं हाँ जान रहे, समझ रहे। बीजेपी वाले भी बोल रहे थे अभी रुक जाइए, अभी तो बहुत टाइम है, रुक जाइए। तो इंटरेस्टिंग था। और चंद्रशेखर आजाद ने इसमें बोला कि ये तो ट्रैप है। मतलब हमने पूछा तो बोले कि मौसमी जी इसमें समझिए आपकी ये ट्रैप चल रहा है, ये कुछ होने वाला है नहीं इसमें। फिर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया। तो यूजीसी की गाइडलाइंस को लेके ये चल पड़ा था कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी होने वाला है, और ये बीजेपी को इसमें भयंकर नुकसान होने वाला है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि अभी ये मसला इतना तूल पकड़ा नहीं है। तो पर भैया ये राम गोपाल यादव का हमारा जो टीटी था वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। धन्यवाद मौसमी, बहुत बहुत आपने इतनी सारी खबरें जो हैं हमें अंदर की महाराष्ट्र से यहाँ पे रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हमें बताई हैं। थैंक यू वेरी मच। मौसमी ने हमको बताया कि किस तरीके से कई सारे लोग अब कन्नी काट रहे हैं, और बड़े बड़े लोग भी कन्नी काटते हुए नजर आए। जैसे कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता, मकर द्वार पर तो मुलाकात हुई, लेकिन जब यूजीसी पे पूछा गया तो कन्नी काट के निकल गए कि नहीं अभी पढ़ा जाएगा ऑर्डर, देखेंगे कि क्या है। अखिलेश यादव जो हैं वो भी संसद आए हुए थे। अखिलेश जी जब गाड़ी के अंदर बैठे तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि आप यूजीसी पे कुछ बोलेंगे, तो अखिलेश यादव ने भी यही जवाब दिया कि नहीं अभी नहीं बोलेंगे, थोड़ा एक बार पढ़ लेने दीजिए कि एग्जैक्टली कोर्ट बोल क्या रहा है, कोर्ट क्या चाह रहा है, और अगर आगे जो भी कुछ इसके अंदर होगा उसको देख के स्टैंड लिया जाएगा। तो वास्तविकता तो यही है कि कोई भी ऑपोजिशन पार्टी बारिंग टीएमसी इसके ऊपर अभी खुल के बोलना नहीं चाह रही है। श्रेया, हाँ बारिंग टीएमसी ने कल्याण बैनर्जी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं का देखा था। हाँ। पार्लियामेंट में उन्होंने बाइट दिया था कि हम स्वागत करते हैं इस जो भी सुप्रीम कोर्ट से आया है फैसला। और इसका ये भी शायद कारण है क्योंकि बंगाल में इसका इतना ज्यादा हलचल नहीं दिखा। यूपी और मध्य प्रदेश जैसे ही वो स्टेट्स है जहाँ पे यूजीसी के ये इक्विटी रूल को लेके सबसे ज्यादा हलचल दिखी। बंगाल में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो भी बोल सकता है। तृणमूल के जो नेता हैं वो मुखर भी है, तो उनको कौन रोक सकता है बोलने से। और हाल ही में अभी माहौल भी ऐसा ही चल रहा है। ममता बनर्जी भी दिल्ली आने की तैयारी में लगी हुई है। और जो फिलहाल का माहौल है कि 2 तारीख को संजय जी जो हमारे सीईसी है उन्होंने तो समय दे दिया है तृणमूल के डेलीगेशन को, और हमें तो यही बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी आएंगी।
इलेक्शन कमीशन जिस समय इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है बाहर आके, वहाँ बड़े अधिकारी वो देखते रहते हैं टीवी पे, और उसका जवाब भी सूत्रों के लगे हाथ तैयार होता रहता है कि उन्होंने क्या पॉइंट उठाए हैं, तुर्की ब तुर्की जवाब। 10 मिनट के अंदर वो सूत्रों के हवाले से वो सारी खबर आ जाती है कि इलेक्शन कमीशन ने ये पूछा, ये पूछा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, यानी उसकी तुरंत काट। जैसे अदालत में एक ने आर्गुमेंट किया, दूसरे ने तुरंत काट दलील किया, भी दे देंगे। रिबेटल दे दिया तो रिबेटल आ जाता है। इसका रीज़न है श्रेया, उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो अंदर बोल के आती हैं और जो वो बाहर बोलती हैं, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। अंदर कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा बट ये सच है कि उनको कभी कभी बहुत बेसिक डिफरेंसेस नहीं पता होते हैं बड़े बड़े नेताओं को। तो जब वो कमीशन के सामने जाते हैं और कुछ बेसिक सा सवाल पूछा जाता है तो उनको बोला जाता है कि भाई ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। नियम जैसे इसमें कई ये बार कहता है। हाँ, कई बार जैसे होता है ना कि लोगों को लगता है रिपोर्टिंग क्या है, आप तो कहीं बाहर खड़े हो, बट उसमें कितनी मशक्कत Rules and लगती है regulations जो वो हम होते हैं। लोगों को पता होता है जो उसमें होता है। तो ये एक डिफरेंस है जिसकी वजह से कमीशन को ये लगता है कि उनकी तरफ की बात भी तो बाहर जानी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियंस तो बाहर आके बोल देंगे। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। और लेकिन इस बार भी शायद अभिषेक बनर्जी भी ममता बनर्जी के साथ लेकिन उनका आने कहना की- है इलेक्शन कमीशन का कि भाई ये तो ठीक है, अनजाने में या जो भी नादानी करते, जो भी बोल देते हैं पॉलिटिशियन अपने हिसाब से, लेकिन जनता को सच्चाई बताओ, जनता का ज्ञानवर्धन होना चाहिए। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन उसको क्लेरिफाई करता है। बोले हम तो जाके नहीं कर सकते, तो हमारे आंख कान नाक आप ही लोग हैं, तो आप लोग बताइए। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम क्लेरिफाई करते हैं, हम अपनी सफाई नहीं देते हैं, हम डिफेंड नहीं करते खुद को, हम क्लेरिफाई करते हैं कि देखो जो कानून के हिसाब से स्थिति है वो ये स्थिति है, इसलिए हमें बताना। ये बात है, लेकिन अगर आप राजनीति के तौर पे देखोगे, क्यों ममता बनर्जी आ रही है, उनके लिए तो ये एक नैरेटिव और एक हाँ, प्लेइंग बिल्कुल, फील्ड ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। और इस बार भी अभिषेक बनर्जी उनके साथ अकम्पनी करने की जो बात है, क्योंकि इस बार का प्लानिंग जो था वो काफी लंबा चौड़ा था। उनकी इनिशियल प्लानिंग थी कि वो 28 तारीख को आएंगे, 3 तारीख तक रुकेंगे। इसी चक्कर में ये भी प्लानिंग था कि जो शिंगूर में उन्होंने लास्ट रैली की थी, उस रैली के बाद वो तुरंत उड़ान भरेंगे और बंगाल में जो तमाम खबरें आई हैं कि काफी BLOs प्रेशर में सुसाइड की है, जिनकी मौत हुई है, उनकी परिवार को भी साथ लेके आएंगे। तो एक तरीके से एक प्रोटेस्ट, एक प्रदर्शन का एक पूरा प्लानिंग था और परमिशन भी लेने की कोशिश की गई। हालांकि पार्लियामेंट चल रहा है, ऐसे में उनको परमिशन नहीं मिलती, उनको पहले भी तो पता है। इन्होंने मुझे बताया गया कि पहले इन्होंने इधर पार्लियामेंट स्ट्रीट पे प्रदर्शन करने का इजाजत मांगी थी। उन्होंने कहा यहाँ नहीं, जंतर मंतर जाओ। हाँ, ये तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो दिल्ली पुलिस कभी अलाउ करेंगी नहीं, तो ये और मतलब दी भी गई थी उनके पास रिक्वेस्ट। लेकिन अभी भी जो प्लानिंग बेसिकली उनकी चल रही है वो यही है कि SIR एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बंगाल में बन गया है। उसका मेन जो रीज़न है कि जो SIR की हियरिंग्स हो रही है वो लिमिटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को SIR की हियरिंग्स में आना पड़ रहा है। एक दिक्कत की जो माहौल है, एक नैरेटिव बिल्डिंग में, बस तृणमूल के तरफ से जो उनका पूरा मैसेजिंग है वो ये है कि लोगों को दिक्कतें हो रही है। और जो बीजेपी का बार बार कहना है कि बांग्लादेशी हटाएंगे या फिर जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स मिलते हटाएंगे, हैं बांग्लादेशी? नहीं, जो बोलते हैं वो चीज़ मिलते हैं कौन? बांग्लादेशी। हाँ, मिलते हैं। क्यों, आप बताइए। लेकिन तो बिहार में तो बताया अरे एक मिनट। देखो, इलेक्शन कमीशन का ये झारखंड में कहना, चुनाव हुआ। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। हम डिसाइड नहीं करते कि कौन इंडियन है कौन बांग्लादेशी है, वो गृह मंत्रालय करेगा, हम नहीं बता सकते। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं जितने लोग अनमैप्ड हैं, जो अपने सही दस्तावेज नहीं दे पाए हैं, उसमें से आप अंदाजा लगा लो कितने बांग्लादेशी हैं। हम क्यों बताएं? तो कितने का आंकड़ा है मुझे बताइए। आंकड़ा वो कैसे बताएंगे? सूत्रों के हवाले तो बताते हैं। एक मिनट। आंकड़ा वो कैसे? अनमैप्ड में तो सारे लोग आते हैं ना। तो कोई तो फिगर होगी भाई, इतने बंदे नहीं, उनका कहना है कि हु आर वी टू डिसाइड कि कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं, इंडियन मैं है। ये बोल ही नहीं रहा, मैं तो उन्हीं की बात। अनमैप्ड लोग, हाँ। जो लोग उस लिस्ट में नहीं आए हैं, तो कितना डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो है अंदाजन लगभग। बताइए। जो बिहार में तो मेरे ख्याल से 75 लाख या वैसा था। अच्छा, 65 लाख। हाँ, तो उसमें तो 65 लाख में बहुत सारे लोग आए। फाइनल जो लिस्ट उन्होंने दी है उसमें कुछ लोग तो मैप्ड हो गए सुनवाई के बाद। मैं एज ए डेविल्स एडवोकेट आपको ऑपोजिशन की तरफ से मान लीजिए, आप ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुझे थोड़ा बता दीजिए। देखो, इसमें क्या है, तुम जो पूछ रहे हो, इलेक्शन कमीशन से हमने कई बार पूछा कि आप नंबर, उन्होंने कहा हम नंबर नहीं बता सकते हैं।
लेकिन आप खुद अंदाजा लगा लो, जितने अनमैप्ड हैं उसमें बहुत सारे लोग बांग्लादेशी हैं। वो जब सरकार उसका वेरिफिकेशन करेगी तो सरकार बताएगी कि कितने बांग्लादेशी हैं। वो योग्य वोटर नहीं हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाओ। हम खोल के नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं। और दूसरा, जब ये बात आई, कोर्ट ने बोला कि वो लोग कहाँ हैं जो लोग आप कह रहे हैं कि मरे हुए के सूची में शामिल कर दिया, वो लोग एलिजिबल वोटर हैं फिर भी उसका नाम नहीं है, तो वो लोग कहाँ हैं? आयोग बार बार ये कहता है कि जीरो अपील जीरो, कोई नहीं। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि प्रशांत भूषण, उन्होंने कोर्ट को कहा कि योगेंद्र यादव हैं और मैं 20 मिनट लूँगा, आई विल कंक्लूड माई आर्ग्यूमेंट विद इन 20 मिनट्स, और योगेंद्र यादव भी बोलेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप चाहे किन्हीं को भी बुलवा दो, यादव साहब बोलेंगे, लेकिन आपके टाइम में से कटेगा। तो प्रशांत भूषण जी ने फिर कहा तो मैं 15 मिनट लूंगा और 5 मिनट ये लेंगे, 10 मिनट दे दीजिए इनको। कोर्ट ने कहा ठीक है। बोला पहले योगेंद्र यादव जी बोल ले। योगेंद्र यादव ने 20 मिनट बोला। फिर प्रशांत भूषण ने कहा तो मैं अपने आर्गुमेंट कल कर लूं। तो फिर अगले दिन प्रशांत भूषण बोले। योगेंद्र यादव ने बोला कि माय लॉर्ड, मुझे इस बात की बड़ी संतुष्टि है कि मैंने जो भी आरोप लगाए थे, इलेक्शन कमीशन ने उनकी काट नहीं की है, उसको मना नहीं किया, डिनाई नहीं किया है। और ये जो कहते हैं ना कि जीरो अपील है, इसकी सच्चाई हमने ग्राउंड पे जाके देखी थी। तो सच्चाई ये है कि इलेक्शन कमीशन की टीम ने लोगों को ये बताया कि या तो अपील कर लो या हम चुपचाप तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर देते, बोलो क्या चाहिए। तो वोटर ने सोचा कहाँ जाके अपीलों में पड़ेंगे, नाम ही शामिल करवा लो। बोले जब नाम शामिल हो गया तो बताइए फिर क्यों। तो उन्होंने बोला कि जो नए वोटर्स हैं, पहली बार के वोटर हैं, उसमें 30% ही ऐसे होंगे जो नई उम्र के हैं। कई लोग उसमें ऐसे शामिल हैं जो 60 साल के हैं और पहली बार वोटर लिस्ट में नाम आया। तो वो कौन लोग हैं, पता लगाइए, देखिए। तो उन्होंने तो अपनी बात कह दी, तीर चला दिया। अब वो तीर में कौन कर रहा, तो ये तो कोर्ट में अब आगे पता चलेगा, क्योंकि इसमें जजमेंट रिजर्व हो गया है एसआईआर मामले में। जो बिहार वाला मामला, मतलब पूरा एसआईआर की प्रक्रिया को जो चुनौती दी गई थी, इसमें सुनवाई पूरी हो गई है और ऑर्डर रिजर्व हो गया है। तो किसी भी टाइम आ जाएगा, तो फिर हम रिपोर्टर्स ऑफ फेयर में उसको बताएंगे। इसमें ना एक चीज और है राहुल, जो तुम पूछ रहे थे ना, होम मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री है जो कि ये तय कर सकती है कि आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन वो जगह नहीं है जो ये बता सकती है कि आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं हैं। वो सिर्फ वोटर तय करता है कि कौन सुयोग्य वोटर है, कौन अयोग्य वोटर है। अगर रूल्स पे जाओगे ना, कमीशन ये डेटा आपको नहीं दे सकता है कि आप सिटीजन हैं या नहीं हैं। वो यहाँ तक बता सकता है कि आप यहाँ के वोटर हैं या नहीं है। और यही एसआईआर का जो मुद्दा है, जो पूरी एक्सरसाइज चल रही है, वो यही है। और यही डिफरेंस है जो नॉर्मल हर साल एक रिवीजन होता है रोल्स का, रोल रिवीजन, और एसआईआर जो कि स्पेशल रिवीजन ऑफ रोल्स हो रहा है, उसमें यही डिफरेंस है कि, और कमीशन यही बोलता है कि आप हमें रूल तो बता दो कि हम इस रूल के तहत ये बोलें कि भाई ऐश्वर्या पालीवाल ठीक है पिछली बार वोट किया लेकिन सिटीजन नहीं है। कानून के जानकार ये भी बताते हैं कि भारत में नागरिकता कोई दे नहीं सकता, नागरिक स्वयं होता है। जो यहाँ जन्म लेता है वो नागरिक है। नागरिकता तभी दी जाती है जब आप कहीं दूसरी जगह के नागरिक हों और वहां से यहाँ आए, तब सरकार आपको नागरिकता देती है। वरना तो जो यहाँ पैदा हुआ, वो जैसे आरएसएस वाले कहते हैं जो भारत में पैदा हुआ वो नहीं। लेकिन जब बिहार की डिलीशंस हुई थी 47 लाख, तब ये भी आंकड़ा आया था 65 लाख, अराउंड 65 लाख। तब ये भी आंकड़ा आया था कि जो 99% डिलीशंस है वो रूटीन डिलीशंस थी, माइग्रेशन की वजह से, डेथ की वजह से। तो ये 1% अगर हम माने, थैंक यू फॉर रेजिंग। अब इसको जवाब दीजिए। 90% वाला नहीं है, उसमें टोटल आंकड़े दिए हुए हैं। 27 लाख इतने हैं, वो इतने हैं, वो डुप्लीकेसी वाले हैं। उसके अलावा जो लोग हैं, उसके अलावा कितने, मैं यही आप समझ नहीं रहे। और फिर ये भी बात उसके अलावा जितने तुम्हारी लोग मीटिंग कराई जाएगी, तुम्हारी मीटिंग में नहीं, तुम्हारी मीटिंग उसके कराई अलावा जाएगी। ये मैं इसलिए पूछ इन रहा हूँ, तीनों चीजों के अलावा देखो, जितने लोग हैं, अगर मूड ऑफ द नेशन के अंदर 40% लोग ये कहते हैं कि वोट चोरी एक मुद्दा है, हाँ है, 37% लोग अगर ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन के कामकाज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये सब तमाम चीज़ें पूछी जानी चाहिए। कम से कम लोग जाने कि आखिर हो क्या रहा है। ऑपोजिशन का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो कथित तौर पे जो ये है बांग्लादेशी या कोई भी और भी लोग, ये पहले झारखंड होते हैं,
फिर ये ट्रेन बस पकड़ के बिहार पहुंच जाते हैं, फिर ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। भाई ये है कितने कितने हैं। देखो और बंगाल पहुंच रहे हैं। देखो इलेक्शन कमीशन का भी ये कहना है कि जब बंगाल में SIR चल रहा था वो बिहार चले जाते हैं। अरे क्या होगा लास्ट में, क्या होगा कि वोटर ही तो नहीं रहेंगे, भारत में तो रह जाएंगे। लेकिन वहीं एक दूसरी विचारधारा ये कहती है जब आप वोटर नहीं रहेंगे तो सत्ता पक्ष की आपके दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। सर और एक बात जो आप लोग वो उसी के लिए स्टैंड लेती है राजनीतिक पार्टियां, जो वोटर होता है। जब आप वोटर ही नहीं तो आप कौन? लेकिन हम आप वोटर, कहेंगे- एक सेकंड, अरे जब मैं आप ये तेरे- वोटर वाली वाले- बात। श्रेया बोलो, तुम बोलो। हाँ ये वोटर वाली बात, ये श्रेया का पॉइंट जो है उसका आपने जवाब नहीं नहीं दिया। उसका उसकी नहीं, additional 99 या जो भी 99% उसमें आप अंदाजा लगा लो, वो इलेक्शन कमीशन नहीं बताएगा कि ये बांग्लादेशी हैं। आप बिटवीन द लाइंस पढ़ लो, सर, ये between the आप lines- अंदाजा लगा लो। अच्छा, आप पूछो, मुझे पूछो। बताइए सर ये आप एक additional- मिनट एक Between additional the lines point- आप पढ़ लो, आप मुझे अरे बताओ। भाई ये डिबेट शो नहीं है, ये लेकिन रिपोर्टर ये चल रहा है माहौल ऐसा ही है। नहीं ये सीरियसली भाई ये एक एडिशनल issue। पॉइंट है, एक एडिशनल वो ये सब उठाएंगी राहुल, इसीलिए ममता बनर्जी आ रही हैं कमीशन, जो तुम्हारे सारे पॉइंट्स हैं वो सबका सारे जवाब पॉइंट्स, देंगी। सबका जवाब नहीं सर, कमीशन देगा नहीं देगा नहीं पता, उठाएंगे लेकिन जरूर। उठाएंगी। देखिए एडिशनल एक इसीलिए पॉइंट है, ममता बनर्जी आ रही ममता हैं। तो बनर्जी उनका और भाषण जरूर सुनना, उसमें बिटवीन द लाइंस जरूर होगा। सर एक एडिशनल जो पॉइंट है कि ये भी तो कहा जा रहा है ना कि सिर्फ जो देश के नागरिक है उन्हीं के पास वोटर कार्ड होना चाहिए। हाँ। इसीलिए ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है। इस प्रक्रिया के बाद जिनसे वोटर कार्ड छीना जा रहा है वो नंबर दे दीजिए, तभी पता चल जाएगा लग कि ये जाएगा? फॉरेनर है। हाँ? तो ये नंबर देने में क्या दिक्कत है? तो वोटर कार्ड देखो, कई सारी दस्तावेज जो उन्होंने 12 दस्तावेज हैं उसमें जो लोग दे पाएंगे उनको वोटर कार्ड मिलेगा, कंटिन्यू करेंगे। जो नहीं दे पाएंगे उनका मामला ठुस हो जाएगा। तो वहीं से पता लग जाएगा ना, ये आंकड़े तो मिल सकते हैं। हाँ, आंकड़े मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, हम लेकिन वो ढूंढेंगे। क्लियर कट नहीं बताएंगे। हम ढूंढेंगे। आंकड़े मिल सकते हैं, लेकिन वो ढूंढेंगे। इलेक्शन कमीशन क्लियर कट नहीं बताएगा कि ये बांग्लादेशी हैं सर, या अभी मैं विदेशी वो नहीं हैं। जाना चाहते। हाँ। वो तो जो वो बच तो जाएंगे मिल- हम एज्यूम कर सकते हाँ, हैं। वो करेंगे, तो मिल करेंगे। वो नहीं जाएंगे। बताएंगे, ठीक वो है। तो डिलीशन की लिस्ट सारे पंचायतों में हम सब करेंगे, जगह हम लगी हुई करेंगे। है, और अपन करेंगे और अपने और दर्शकों को ऐसे बताएंगे। में ये रिपोर्टर जो भी माहौल है हैं। ना, यही माहौल बंगाल में है हाँ। SIR को लेके। लेकिन ऐसे ही एक बड़ी माहौल में- आश्चर्यजनक बात है कि 12 स्टेट में भी चल रही है, हाँ केंद्र शासित प्रदेश में। बंगाल में जितना हल्ला तमाशा है, है, हाँ। हो हल्ला है, और हाँ। जितना वो है न तमिलनाडु में है, क्योंकि अगर ये मान लो कि border share करता है। बीजेपी शासित राज्यों में कुछ नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, इन तीनों में विपक्ष की सरकार है। लेकिन तमिलनाडु और केरल में इतना ज्यादा राजनीतिक बवालबाजी नहीं है। ये मैं संजय सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो बंगाल अभी में हमने जितना है, झलक boundary नहीं share जो करता हमने है। झलक अभी रिपोर्टर्स अफेयर में देखा, ऐसा ही उबाल बंगाल में SIR को हाँ, लेके है हाँ, है। ग्राउंड में। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी SIR को मुद्दा बना रही है। उसका रीजन क्या है ऐश्वर्या, कि बीजेपी और यहाँ पे जो मैसेजिंग है कि बांग्लादेशी हट जाएंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि दर बदर जिनको SIR की हियरिंग हो रही है वो तो हिंदू भी जा रहे हैं, तो हिंदू कह रहे हैं कि भैया हमें तो लगा था बांग्लादेशी हटा रहे हैं, तो SIR भी हियरिंग में हम क्यों आ रहे हैं? तो ये एक तो सर जो दिक्कत और भी हो रही है, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें तरह तरह के जो डिफिकल्टीज है। जैसे मैं चैटर्जी हूँ, जैसे मेरे दादाजी का जो नाम है वो चट्टोपाध्याय है, तो इसके चक्कर में लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों को वो परेशानी जो है ना, लोग स्पेलिंग अच्छे को तरीके लेके से भी नहीं ले है। रहे। हमने जो वो स्टडी किया उसमें, तो किसी का मोहम्मद है, किसी का मुहम्मद है, MUHA, और किसी में MOHA, तो उन सब चीजों का भी उसको लेके correction हो रहा है। चटर्जी चट्टोपाध्याय, मुखर्जी मुखोपाध्याय, दादाजी का नाम मुखोपाध्याय है, बच्चे चटर्जी मुखर्जी लगाते हैं, तो इसको लेके बड़ी समस्या है। और वहां पर जाने में अनजाने में कैसे लोगों ने न्यूमरेशन फॉर्म भरे हैं। 120 साल की उम्र हो गई है उनकी, हाँ। तो इलेक्शन वो कमीशन correction। कहता है कि हमें उसको देखना पड़ेगा। माँ बाप और वोटर के बीच की उम्र में अगर 15 साल से कम का अंतर है तो उनको वेरीफाई करना, जैसे अमर्त्य सेन साहब के उसमें हुआ कि भाई 14 साल की उम्र में मतलब कैसे में- वो नहीं, ये पैदा, सब तो corrections ये देखिए तमाम commission करेक्शन है। करेगा, लेकिन वो एक बात मुझे और जाननी थी, सॉरी एक बात और जाननी थी। बताओ तुम आज बताओ, क्वेश्चनियर बनाओ। जैसे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि भाई इस महिला का नाम 250 बार है या 21 बार है, क्या ये हमें पता लग सकता है कि क्या 21 बार उसने वोट डाला या नहीं डाला, या नहीं। एक बार डाला, नहीं, या ये एक बार तो- भी नहीं डाला? ये तो नहीं लग सकता पता, नहीं नहीं, ये पता नहीं लग सकता। गुप्त मतदान है, नहीं पता लग सकता ना। तो उसमें ये नहीं पता चल सकता। लेकिन हाँ, अब जो जिस तरह से चीजें आ रही हैं, ये डिजिटलाइज हो जाएगा, तो इनका ये कहना है कि फेस रिकग्निशन से, बाकी उसका जो आंकड़ा है, उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, कौन से इलाके में, उससे ये पता चल जाएगा कि इस नाम का सेम बायोडाटा का आदमी किसी दूसरी जगह है, तो उनको नोटिस दे के वो देखा जाएगा कि वो। अब इलेक्शन कमीशन ये श्रेया जो बता रही हैं
कि पहले तो ये था कि कुछ पार्टियां कह रही थी कि मुसलमानों को या किसी खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अब पता चल रहा है कि उस जद में बहुत सारे लोग आए हैं। बिल्कुल। आग लगेगी जब बस्ती में तो तुम्हारे घर भी आएंगे। तो ये जो है। आपने बोला ना तुम्हारे घर भी आएंगे, हाँ। यही ममता बनर्जी अब करने वाली है। इस्तेमाल। जो तूफान और उबाल की बात श्रेया कर रही है वेस्ट बंगाल से, मुझे लगता है वो आंधी अगले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर भी नजर आएगी। हम सब पैनी नजर बना के रखेंगे और अगले हफ्ते के रिपोर्टर्स अफेयर में आपको ये जरूर बताएंगे कि ममता बनर्जी जब दिल्ली आई तो किस तरीके से दिल्ली के अंदर भूकंप आया, क्योंकि लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलेंगी, वो चुनाव आयोग आएंगी। और अभिषेक बैनर्जी जब बाहर आए थे तब इतना तामझाम लेके टीएमसी आई थी, तो लग रहा है कि इस बार भी काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर सपोर्टर्स के साथ ममता बनर्जी चुनाव आयोग पहुंचेंगी। हम आपको सारी अंदर की डिटेल्स देंगे। संसद के अंदर बजट आ चुका होगा तो बजट के पीछे की जो कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। उस दिन का जो भी कुछ रहेगा सब कुछ हम आपको अगले हफ्ते के रिपोर्टर्स अफेयर के एपिसोड में बताएंगे। इस समय हम चलते हैं कॉमेंट्स पर, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के कमेंट्स। आप लोग जो हमें कमेंट्स देते हैं उससे हमें 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि आप लोग को हमारा शो पसंद आता है, नहीं आता है, मूड ऑफ द नेशन क्या है, मूड ऑफ द नेशन क्या है वो हमें पता चलता है। इस हफ्ते के जो हमारे कमेंट्स हैं वो हमें भेजे हैं अंकित जी ने। अंकित हमारे प्रोड्यूसर हैं। कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप लोगों ने कुछ कहानी नहीं दी, कभी कभी बोलते हैं आज आप लोगों ने ठीक कहानी दी है। यूट्यूब पर जो कमेंट्स आए हैं, मिथुन कुमार जी ने लिखा है, मुझे बचपन से ही राजनीति और राजनीतिक खबरों में बहुत दिलचस्पी रही है। जब मेरे साथ के बच्चे कार्टून देखते थे तब मैं न्यूज़ चैनल आज तक देखता था। क्या बात है, क्या बात है। मिथुन जी थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों ने रिपोर्टर्स अफेयर, जो अब मैं आप लोगों का रिपोर्टर्स अफेयर देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शो में जो अंदर की बातें आप लोग बताते हैं उसमें अलग मज़ा आता है, क्योंकि ऐसी बातें कहीं और सुनने को नहीं मिलती हैं। आप सभी से निवेदन है, मौसमी जी, ऐश्वर्या जी और संजय जी, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शो पर लाया जाए। थैंक यू। क्या बात है। संजय जी मौजूद है। थैंक यू। मौजूद मुझे है। हमेशा डिमांड लगता है था आपकी। बाकी सबके नाम आते, मेरा नाम कभी आता ही नहीं। फैन फॉलोइंग बहुत भारी आई है। डिमांड है आपका। चरणजीत जी ने लिखा है, स्पीकर साहब से ये निवेदन है कि राहुल जी को और टाइम दिया जाए। देखिए वाह। आज हमने राहुल जी को नहीं मैं ये गलत, क्योंकि मैंने भी ये कमेंट देखा था। हाँ। और इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल जी को स्पीकर बनाया जाए। अच्छा अच्छा ये इंटरप्रिटेशन गलत ओ है। इंटरप्रिटेशन गलत है। ठीक है अगली बार। तो राहुल जी, मैं हाँ, नहीं, 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 ऐश्वर्या, ये नहीं तो बोल ये रहा। निश्चित है मैं क्या तो कि जन राहुल भावना जी का मतलब ये है राहुल गांधी। जन भावना का नहीं सम्मान करते हैं। नहीं हमारे लिए आरजी यही है। स्ट्रॉबेरी पराठा, स्ट्रॉबेरी पराठा जी ने लिखा है, लव यू ऑल, स्पेशली ऐश्वर्या जी, पीयूष, इन हाउस आरजी एंड मुनीश फॉर योर पेस, स्टोरी टेलिंग एंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, कीप शाइनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। वाह। वाह, थैंक Thank यू you, थैंक thank यू। you. वाह, Thank you. जय हो। विंची रूल्स ने लिखा है, आई लिव इन शिकागो एंड दिस शो ब्रिंग्स मी क्लोजर टू इंडियन पॉलिटिक्स एंड behind certain exclusive stories also. I really enjoy listening to the show and it is a part of my Saturday routine like a ritual. Thank you very much. गुड। Thank you. I also had a question. How is, अच्छा इन्होंने मुनीश लिखा है, वो मुनीश नहीं पीयूष पीयूष हैं। हैं। How is Piyush ji's foot? He mentioned that he got hurt running barefoot at the Gurudwara while he was covering the new BJP president visit. पीयूष से ये सवाल अगली बार जरूर पूछा जाएगा और आपको जवाब इस चीज का जरूर दिया जाएगा। वैसे पीयूष ठीक है, गोवा में है। अब तो पीयूष ठीक है पीयूष ठीक है। गोवा में है, बीच बीच में घूम रहे हैं। रेत के सिकाई करने को बोला है डॉक्टर ने, तो रेत डॉक्टर में ने सिकाई बोला है, करो। हाँ, हवा पानी बदलने के लिए ठंडी बोला है। सिकाई। प्रखर गुप्ता जी ने लिखा है, प्लीज डिस्कस द पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश एज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ नेशंस पॉलिटिक्स। प्रखर जी थोड़ा सा आप समय हमें दीजिए, जैसे जैसे चुनाव पास आएगा अंदर की खबरें निकलेंगी, हम आपको जरूर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उथल पुथल उत्तर प्रदेश में ज़रूर चल रही है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन पंकज चौधरी जी जब से वहाँ के हेड बने हैं तब से काफ़ी चीज़ों को उन्होंने संतुलित करने की कोशिश करी है और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से इस बार भी चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी कमर कस चुकी है और अब से नहीं, हालांकि मैं आपको बताऊं पिछले 6 महीने से समाजवादी पार्टी भी ग्राउंड पर उतर चुकी है। तो हमें काफ़ी घमासान युद्ध उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अभिषेक जी ने लिखा है, सभी को नमस्कार, मैं आपका शो पहले एपिसोड से देख रहा हूँ। आप सभी खबरों को बहुत अच्छे से बताते हैं और शो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। लेकिन आप लोगों से मेरी एक शिकायत है,
आप लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, शिक्षा ऐसे मुद्दों पर कभी बात नहीं करते। कृपया इन मुद्दों को भी उठाएं और जिम्मेदार मंत्रियों से सवाल भी पूछें। बीजेपी सरकार हमेशा कहती है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, लेकिन युवा आज भी बेरोजगार है और परेशान है। इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। अभिषेक जी, जरूर हम इन सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। लोग क्या सोचते हैं और अंदर खाने क्या चल रहा है, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सरकार भी किस तरीके से इनको डील कर रही है, हम आप तक जरूर बताएंगे। बसंत जी ने लिखा है, आई वॉच योर एपिसोड ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 5:30 AM। थैंक यू। थैंक यू। सुप्रभात। ब्रह्म मुहूर्त के बाद। अनुपम जी ने लिखा है, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। आई लव द वे यू स्पीक अबाउट नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स बट नॉट मच अबाउट साउथ पॉलिटिक्स। आई एम क्यूरियस टू नो, प्लीज गेट एन अपडेट। अनुपम जी, पक्का हम अगले हफ्ते के जो हमारा एपिसोड आएगा उसमें तमिलनाडु के अंदर और साउथ में क्या चल रहा है हम खबरें लेके आएंगे और आपको जरूर बताएंगे। केजरीवाल जी की तरह मैं बोलना चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि कर ना। ये भी थक गए, हम भी थक गए, करो भाई। मैं बोला आपको, मुझे मैं बोल रहा हूँ लगातार इस बात को कि तमिलनाडु और कर्नाटका इन सबको हम करेंगे। स्पेशल सेगमेंट करेंगे, हम स्पेशल सेगमेंट करेंगे इसमें। विवेक सौरभ जी ने लिखा है, मजेदार राजनीतिक पॉडकास्ट है और सुनने में मजा आता है। प्रत्येक रिपोर्टर कमाल की बातें करते हैं और सब अच्छे से बात करते हैं। बंगाल चुनाव होने वाला है, श्रेया चैटर्जी को सभी पॉडकास्ट में लाया करो क्योंकि वो अंदर की बातें बताती हैं। प्रोडक्शन हेड और प्रोड्यूसर सुन लो भाई साहब, चेतावनी दी गई है। चेतावनी दी गई है। श्रेया देखिए आ रही हैं और श्रेया अब और ज्यादा आती रहेंगी हमारे पॉडकास्ट में, क्योंकि देखिए जो तूफान उठा है बंगाल में वो धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच रहा है। ममता बनर्जी की जो ट्रिप्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये सब अंदर की डिटेल्स हम आज तक आप तक पहुंचाएंगे। सभी की तरफ से मैं अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, लेकिन प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें आज तक रेडियो पर। आप हमें सुन सकते हैं एप्पल और स्पॉटिफाई पर भी। Reporters of Air.